हेलो हेलो हेलो, आई आवाज? देखिए चमक नहीं ना आ रहा। ठीक, बताइएगा स्टार्ट करने से पहले। हाँ, हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? माई ऑडिबल? स्टार्ट। चलिए, तो कल की क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे मुद्रास्फीति, महंगाई, इन्फ्लेशन। हमने कल पढ़ना स्टार्ट किया था। महंगाई को कल की क्लास में हमने समझा था कि आखिर महंगाई होती क्या है। हमने बताया था क्या कि जब एक देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के औसत मूल्य में वृद्धि हो जाए, एक के बढ़ने इसको नहीं बोलेंगे हम महंगाई, औसतन ज्यादातर वस्तुएं और सेवाएं जो है ना, वो जब उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति, या आम बोलचाल की भाषा में इसी को कह देते हैं हम महंगाई। आगे मैंने आपको बताया था क्या कि महंगाई में वृद्धि या मुद्रास्फीति में वृद्धि होने के कारण क्या होता है? एक देश की घरेलू मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आती है। ठीक ना, क्रय क्षमता में कमी आती है। ठीक है ना। इसी कंटेक्स्ट में हमने देखा था क्या कि मुद्रास्फीति का प्रभाव जो है वो अलग अलग लोगों पर किस प्रकार से पड़ता है। ठीक, गरीब लोगों पर कैसे पड़ता है, अमीर लोगों पर कैसे पड़ता है। हमने देखा था कि गरीबों पर जो है वो महंगाई की मार ज्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो हैंड टू माउथ होते हैं, मतलब जितना कमाते हैं उसी से अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं, तो कीमतों में वृद्धि का उन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जबकि अमीर जो होता है उसने कहीं संपत्ति को निवेश कर रखा होता है, जिसके कारण से क्या होता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसकी संपत्ति के मूल्य में भी वृद्धि होती है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ठीक ना। इसके अलावा हमने देखा था क्या कि महंगाई के दौर में, मुद्रास्फीति के दौर में क्या होता है? ऋणी को फायदा हो जाता है और ऋणदाता को नुकसान होता है। जो कर्ज लेने वाला होता है उसको महंगाई के दौर में जो है वो फायदा हो जाता है, लेकिन जो ऋण देने वाला होता है उसको नुकसान होता है। यही कारण है, मैंने आपको बताया था कि जब महंगाई का दौर आता है तो क्या होते हैं? बैंक्स जो कि अपने आप में ऋणदाता होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी ब्याज की दरों को बढ़ाने लग जाते हैं। चूंकि वो अपनी ब्याज की दरों को बढ़ाते हैं, इस कारण से क्या होता है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति प्रभावित होती है, जिससे निजी मांग भी प्रभावित होता है एवं बड़ी बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनियों को के द्वारा लोन लेना और इसके माध्यम से क्या करना? उत्पादन को बढ़ाना, ये भी प्रभावित होता है। तो यदि मांग भी प्रभावित होगा और उत्पादन भी प्रभावित होगा तो इससे एक देश की जीडीपी पर प्रभावित पड़ने लग जाता है। तो हमने क्या देखा था कि महंगाई अगर नियंत्रण से ज्यादा हो तो यह एक देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। वहीं दूसरी ओर हमने ये भी देखा था क्या कि लेकिन महंगाई होना अर्थव्यवस्था के लिए ऐसा ही नहीं है क्या कि बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि महंगाई का होना, थोड़ा कंट्रोल्ड महंगाई का होना, यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में मांग है। इससे क्या होते हैं? निवेशक इस बात को लेकर प्रेरित होते हैं क्या कि हमें यहाँ उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है, हम और ज्यादा उत्पादन बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा? इससे हमारा माल और ज्यादा बिक सकता है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में मांग है। तो इससे क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे फिर और डिमांड बढ़ेगा। तो ये एक सुचक्र चलने लग जाता है, जिसके कारण क्या होती है? देश में आर्थिक समृद्धि देखने को मिलती है। पिछली क्लास में हम ये सब पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने कुछ टर्म्स देखे थे, जैसे कि महंगाई का जस्ट उल्टा क्या था? अपस्फीति, डिफ्लेशन। महंगाई में क्या होता था? प्राइसेस बढ़ रही है, डिफ्लेशन में क्या होता था? प्राइसेस घट रही हैं। दूसरा हमने क्या देखा था? अवस्फीति, डिसइंफ्लेशन। क्या था कि महंगाई तो है लेकिन महंगाई बढ़ने की दर में कमी आ रही है। जैसे पिछले साल जो है वो 10% बढ़ा, तो इस बार 8% बढ़ा, इसके अगले साल जो है वो 5% बढ़ा। तो देखिए महंगाई तो है, क्यों? क्योंकि कीमतें तो बढ़ रही है, लेकिन कीमतों के बढ़ने के दर में कमी आ रही है। तो जब प्राइस के बढ़ने के दर में कमी आती है तो इस कंडीशन को क्या कह देते हैं हम? इसे कहते हैं अवस्फीति, डिसइंफ्लेशन।
ठीक ना। इसके बाद हमने बात किया था रिफ्लेशन, संस्फीति क्या है कि यदि वस्तु सेवाओं की कीमतों में गिरावट आने लग जाए और फिर एक जगह से क्या हो उसमें फिर से उतार मतलब चढ़ाव देखने को मिले, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, संस्फीति, रिफ्लेशन। इसके अलावा मैंने आपको बताया था स्टैगफ्लेशन के बारे में कि स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन यानी कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी ग्रोथ तो स्टैग्नेंट हो चुका है यानी कि स्थिर हो चुका है या फिर घट रहा है, और दूसरी तरफ महंगाई निरंतर बनी हुई है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते थे स्टैगफ्लेशन। मैंने आपको बताया था कि यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बुरा होता है। यहां तक क्लियर था, ठीक ना। इसके अलावा हमने देखा श्रिंकफ्लेशन और स्किम्पफ्लेशन कि जब महंगाई में बढ़ोतरी के कारण कोई कंपनी क्या करती है, अपनी वस्तुओं की कीमतें ना बढ़ाकर मात्रा में कमी करने लग जाती है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं श्रिंकफ्लेशन, ठीक ना। श्रिंकफ्लेशन, वस्तु की मात्रा में कमी आ रही है। यहां तक बात समझ में आया। दूसरी तरफ स्किम्पफ्लेशन हमने देखा था। स्किम्पफ्लेशन क्या था कि महंगाई में बढ़ोतरी के कारण कोई कंपनी या कोई जो है वो संस्थान वो अपने प्रोडक्ट की कीमत ना बढ़ाकर क्या करे, क्वालिटी में गिरावट कर दे, क्वालिटी में गिरावट कर दे, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्किम्पफ्लेशन। क्लियर। चलिए, तो यहां तक हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की तरफ। मुद्रास्फीति के प्रकार क्या क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के प्रकार, या आम बोलचाल में आप इसको कह सकते हैं कि महंगाई के क्या क्या प्रकार हैं। जरा बात को ध्यान से समझिएगा कि यदि हम महंगाई को दर के आधार पर बांटे कि कितने दर से महंगाई बढ़ रही है, अगर हम इस दर के आधार पर बांटे तो महंगाई को 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है, 4 डिफरेंट प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहले तो हम कहेंगे रेंगती हुई मुद्रास्फीति, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक। दूसरे को हम कहते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति, इसे हम कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई। तीसरे को हम कहते हैं भागती हुई मुद्रास्फीति, भागती हुई मुद्रास्फीति यानी कि रन अवे इन्फ्लेशन। और अंतिम को कहते हैं हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन यानी कि गैलोपिंग, चरम मुद्रास्फीति, चरम मुद्रास्फीति, ठीक ना। यानी कि हम दर के आधार पर अगर हम बांटे तो मुद्रास्फीति को इन 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरे को कहते हैं हम वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई मुद्रास्फीति। तीसरे को कहते हैं हम भागती हुई यानी कि रनअवे इन्फ्लेशन। एंड द फोर्थ वन इज चरम मुद्रास्फीति या गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक। चलो बात को समझिएगा। पहले की बात करें यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन। यदि किसी देश में मुद्रास्फीति की दर जो है ना वो 0 से लेकर 3% तक रहे, 0 से 3% तक रहे, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग का क्या मतलब है, रेंग रेंग के चलना, जैसे वो नहीं होता है आर्मी वगैरह में जो नहीं घुटनों के सहारे चलते हैं, रेंगना, या जानवर वगैरह जो रेंग के चलते हैं, देखा है ना, रेंगती हुई। रेंगती का क्या मतलब, बहुत धीरे चल रहा है, आदमी रेंग रेंग के बहुत फास्ट नहीं चल पाता है ना। तो वैसे ही आप समझिए कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई बढ़ तो रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। यह सामान्यतः आपको विकसित देशों में देखने को मिलेगा, यह विकसित देशों का प्रमुख चरित्र है। क्यों? क्योंकि विकसित देशों में क्या हो गया है ना, सब लोगों के पास जरूरत की ज्यादातर चीजें उपस्थित हैं। अब चूंकि लोगों के पास जरूरत की सारी चीजें उपस्थित होती हैं सामान्यतः, तो इसके कारण क्या होता है, इन अर्थव्यवस्थाओं में मांग बहुत कम होती है, डिमांड बहुत कम होती है।
अब डिमांड बहुत कम रहती है तो इस कारण से महंगाई नियंत्रित रहती है, बहुत कम रहती है, ठीक ना। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेंगती हुई मुद्रास्फीति और क्रीपिंग इन्फ्लेशन। पहला समझ में आ गया। दूसरा देखिए वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था 3 से 10%, किसी देश की अर्थव्यवस्था में 3 से 10% तक की यदि महंगाई देखने को मिले तो हम उसको किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी कि चलती हुई मुद्रास्फीति। अब देखिए रेंगने से ज्यादा तेज है ना चलना, एक आदमी चल के रेंगने से ज्यादा तेज चलता है ना, तो क्या हो गया, इसीलिए नाम ही दे दिया गया है वॉकिंग इन्फ्लेशन। बात समझ में आया। ये सामान्यतः आपको विकासशील देशों में देखने को मिलता है, विकासशील देशों में देखने को मिलता है। जैसे कि भारत वगैरह विकासशील देश है, यहां पर क्या है, आपको वॉकिंग इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे विकास बढ़ रहा है। विकासशील होने का मतलब ही है कि विकास का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। विकास के स्तर में मैंने आपको बताया था, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, निवेश हो रहा है, लोगों को नए नए रोजगार मिल रहे हैं, तो लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग डिमांड क्रिएट करेंगे ना, तो लोग जब मांग क्रिएट करेंगे तो महंगाई मौजूद रहेगी अर्थव्यवस्थाओं में, ठीक ना। तो ये सामान्यतः आपको विकासशील देशों का ही प्रमुख चरित्र देखने के रूप में देखने को मिलता है, वॉकिंग इन्फ्लेशन। यहां तक बात समझ में आई। वॉकिंग इन्फ्लेशन के बाद तीसरी जो, ठीक, जिसको हम कहते हैं रन अवे इन्फ्लेशन, भागती मुद्रास्फीति। इसका पैमाना है कि किसी अर्थव्यवस्था में 3%, 10% से लेकर 30% तक। अब देखिए ये जो डेटा है ना, ये आपको अलग अलग बुक्स में थोड़े मोड़े डिफर करते हुए दिख जाएंगे। कहीं 0 से 5% लिख देंगे, कहीं 5 से 15% लिख देंगे, कहीं इसको जो है वो 10 से 50% लिख देंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक ना। ये नहीं सोचना है कि इस किताब में गलत लिखा हुआ है या सर ने गलत पढ़ा दिया है, ऐसा कोई एग्जैक्ट पैमाना नहीं है। बात समझ में आ रहा, तुलनात्मक चीजें हैं, आप अर्थ समझना है, ठीक ना। क्रीपिंग का मतलब हुआ बहुत धीरे धीरे चलना या बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना। वॉकिंग का मतलब हुआ कि क्रीपिंग की तुलना में थोड़ा और तेज आगे बढ़ना। रन अवे का क्या मतलब हुआ, भागती हुई मुद्रास्फीति का, कि चलने की अपेक्षा ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना, ठीक ना। तो 10 से 30% के आसपास यदि किसी अर्थव्यवस्था में महंगाई है तो हम उसको क्या कहते हैं, रन अवे इन्फ्लेशन। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि मुद्रास्फीति कंट्रोल से बाहर हो गई है, महंगाई जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गई है। नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। ये दिखाता है क्या, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में वॉकिंग इन्फ्लेशन देखने को मिले तो ये इस बात का प्रमाण होता है या इस बात का जो है वो द्योतक होता है कि यह अर्थव्यवस्था बर्बाद होने वाली है। कंट्रोल कर लो नहीं तो बर्बाद होने वाली है। बात समझ में आ गया कि किसी अर्थव्यवस्था की बर्बादी का द्योतक होता है, ठीक। आप देख लीजिए ना, अभी आपको देखने को मिलेगा अलग अलग देशों में। एक तो हमारा बहुत ही प्यारा देश है, ठीक ना, वहां भी आपको देखने को मिलेगा, दिखाता हूं। देख रहा, हमारा प्यारा देश है ना, ठीक, पाकिस्तान। क्या दिख रहा है, 26% महंगाई की दर देखने को मिल रही है, पाकिस्तान इन्फ्लेशन रेट। बात समझ में आ रहा, तो महंगाई की दर दिख रहा ना पाकिस्तान में 37% इन मई। 2 जून का रिपोर्ट है अल जजीरा का, ठीक ना। क्या दिखा रहा है, पाकिस्तान एनुअल इन्फ्लेशन रेट हैज रिजन टू 37.97%, यानी कि 38% महंगाई दर। यानी कि दिख रहा ना, अर्थव्यवस्था जो है वो बर्बादी के कगार पर है, ठीक। तो जिन अर्थव्यवस्थाओं में समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है ना, वहां पर आपको ऐसी ही दशा देखने को मिलेगी। जैसे कि श्रीलंका, श्रीलंकन अर्थव्यवस्था, आप लोग सुन रहे होंगे श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में। आगे की क्लासेस में आपको बहुत डिटेल में करवाऊंगा श्रीलंकन क्राइसिस क्या था। श्रीलंकन श्रीलंकन इन्फ्लेशन रेट देख रहा, गिरा है। पिछले साल स्थिति ज्यादा खराब थी ना, अभी देख रहे हैं एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो घटा है, 12% पर आया है। पिछले साल कितना था देख रहे हैं, 25% पर था।
ये बात समझ में आ रही? तो यानी कि इन देशों में, जिन देशों की अर्थव्यवस्था में कुछ समस्याएं हैं ना, वहां आपको जनरली ये कंडीशन देखने को मिलेगा, अगर यहाँ कंट्रोल नहीं हुआ ना तो उस अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से बर्बाद होना तय। ठीक ना? क्यों? क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। आप लोगों को मैं बता चुका हूं क्या, कि एक समस्या के कारण नई समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक, तो क्या है ये, अपने आप में एक समस्या को दर्शाता है। चौथा जो इसका प्रकार था, जिसको हम कहते हैं चरम मुद्रास्फीति, यानी कि 30% प्लस। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो 30% से प्लस अगर वहां पर मुद्रास्फीति है, या 50% से अधिक अगर वहां पर मुद्रास्फीति है, तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? बर्बाद अर्थव्यवस्था। आप सीधे बोल सकते हैं बर्बाद अर्थव्यवस्था। आप समझ सकते हैं इतनी ज्यादा महंगाई का क्या असर होगा? इतनी ज्यादा महंगाई का क्या मतलब है कि आपके देश की जो घरेलू मुद्रा है ना, उसकी क्रय क्षमता समाप्त हो चुकी है, यानी कि उससे जो है वो खरीदा जा पाना बहुत कठिन है। तो क्या हो जाएगा, आपको एक तो ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए क्या हो जाएगा, बोरियों में पैसा भर के ले जाना होगा। ये महंगाई का यही मतलब है ना, महंगाई का यही मतलब है ना। मान के चलिए पहले क्या है, 10 रुपए में मेरे को एक तो ब्रेड का पैकेट मिल जा रहा था, जिसमें क्या थे, 10 मान के चलिए ब्रेड्स थे। ठीक, 10 ब्रेड्स थे। अब एक बात बताइए, 100 रुपए हो गया है महंगाई बढ़ के, तो क्या हो गया, एक ब्रेड की कीमत बढ़ गई है ना। इसी को तो महंगाई करते हैं। लेकिन आप जरा इसको उल्टा सोच के देखिए, यानी कि हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि 10 रुपए की खरीद पाने की क्षमता भी तो घट गई है। अरे दोनों तरफ से तो बोल सकते हैं ना। आप जब ये बोल रहे हैं क्या कि सोना महंगा हो गया है, तो आप दूसरी तरफ ये भी तो बात बोल रहे हैं ना कि यानी कि भारतीय मुद्रा की सोना खरीद पाने की क्षमता में कमी आई है। तो जरा सोच के देखिए, यदि 30% प्लस यदि मुद्रास्फीति रहेगी तो क्या हो जाएगा, आपको बेसिक चीजें खरीदने के लिए जो है वो भारी मात्रा में जो है वो कैश ले जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं सोचिए क्या कि मैं जो है बस ऐसी कहानी की बातें कर रहा हूं, ठीक ना। ऐसा इतिहास में कई बार हो चुका है कि जब लोगों को जो है ना वो ब्रेड खरीदने के लिए जो है वो बैलगाड़ी पर पैसा लाद के ले जाना पड़ता था। दिखाओ, देख रहा, people had to carry currency in carts to buy one loaf of bread in Germany। 1923 में जब वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन आया था, अभी नाम मैंने लिखा ना हाइपर इन्फ्लेशन, इंग्लिश में लिखा था ना हाइपर इन्फ्लेशन, ये चौथा वाला ही कैटेगरी था। ठीक, अरे ये जो चौथा प्रकार था इसका नाम मैंने लिखा था ना हाइपर इन्फ्लेशन या गैलोपिंग इन्फ्लेशन, आप दोनों कह सकते हैं, इसी को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन भी। ठीक, बात को समझिएगा। दिख रहा क्या आप बोल रहा है यहाँ, ये देखिए हाइपर इन्फ्लेशन, मनी कंट्रोल आपको बता रहा है कहां कहां जो है वो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। विश्व के इतिहास में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक, ठीक ना। ये देखिए वेनेजुएला, ठीक ना। हाँ क्या, हाँ सर में पैसा फंसाए हुए हैं वो छोड़िए, वो चित्र नहीं मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ क्या कि ये देखिए लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, वहां देखिए क्या हो गया था, वेनेजुएला में 95% बढ़ गया था, यानी कि भारतीय करेंसी मतलब वहां की करेंसी की वैल्यू 95% तक गिर गई थी। तो लोगों को क्या करना पड़ रहा था, पैसा बोरियों में ले जाना पड़ रहा था खरीदने के लिए, क्या करने, छोटा छोटा पैसों की वैल्यू इतनी कम हो गई थी। दिख रहा, साउथ सुडान में ऐसा ही हुआ था, सॉ इन्फ्लेशन राइज बाई 50% इन 2016, यानी कि 2016 में 50% वहां बढ़ गया था। नाइजीरिया में भी ऐसे हालात हैं, देख रहे हैं, ऐसे ऐसे पैसा ले जाना पड़ता था खरीदने के लिए। क्या जिम्बाब्वे का तो केस ही अलग है, वो तो मैं अलग से आपको दिखाना चाहूंगा अभी, ठीक ना। ये दिख रहा, नोट ऐसे भर के ले जाना पड़ता था खाली एक तो ब्रेड खरीदने के लिए, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई थी। ये बात समझ में आ रहा, हाँ ठीक, दिखाता हूं जिम्बाब्वे का केस।
देख रहा, हाइपर इन्फ्लेशन रेट देखिए कितना प्रतिशत महंगाई थी। जीरो गिन पा रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, यानी कि 79 अरब प्रतिशत महंगाई दर थी वहां। बात समझ में आ रहा, ठीक ना। इतनी महंगाई थी जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे का तो मैंने बताया ना, इसका तो केस स्टडी ही अलग था, ठीक। तो महंगाई इतनी प्रतिशत थी, वहां की मुद्रा की परचेजिंग पावर 95% तक गिर गई थी, इतनी तेज गिरी थी। दिख रहा, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा था। देख रहा, इतना प्रतिशत जो है वो महंगाई थी। ऐसे कंडीशन को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अब ऐसे में क्या हो गया, उस देश के मुद्रा की खरीद पाने की क्षमता ही समाप्त हो गई। यानी कि वहां आप 10 रुपए लेके जाइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, 50 रुपए लेकर जाइएगा कुछ नहीं मिलेगा, 1,000 रुपए का नोट लेकर, मतलब वहां की करेंसी के हिसाब से, तब भी कुछ नहीं मिलेगा, 5,000 10,000 तब भी कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा पहली बार इतिहास में देखने को मिला क्या कि जिम्बाब्वे को 1 मिलियन का नोट छापना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी मुद्रा की जो है ना वो परचेजिंग पावर इतनी ज्यादा कम हो गई थी। दिख रहा, इमेज देखिए, 1 मिलियन डॉलर का नोट छापना पड़ा उन्हें। देख रहा, रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे 1 मिलियन डॉलर का नोट छापना पड़ा। यानी कि वहां की घरेलू मुद्रा जो है वो इतनी ज्यादा गिर गई थी। यानी कि ऐसे नोट निकालने पड़े जिसके बदले कुछ तो मिले। लोग कैसे इतना लाद लाद के ले जाएंगे, इतना भारी भारी जो है वो सामान कैसे, मतलब इतना सारा नोट लेके कैसे जाएंगे। तो इस कारण से क्या करना पड़ा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे को क्या करना पड़ा, 1 मिलियन डॉलर के नोट छापने पड़े। दिख रहा है, कंडीशन इस कदर पहुंच गई थी, स्थिति ये थी, ठीक ना। ऐसे कंडीशन को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन या फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन, चरम मुद्रास्फीति इसी को कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक ना। तो ये है 4 प्रकार की मुद्रास्फीति, किसके आधार पर, दर के आधार पर। अगर हम रेट की बात करें तो रेट के आधार पर मुद्रास्फीति महंगाई को जो है वो इन्हीं 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है। यहां तक क्लियर है। चलिए, यहां मैंने गैलोपिंग इसलिए लिखा था ना, रन अवे के बाद गैलोपिंग का मतलब होता है कूद कूद के जाना। गैलोप, जैसे कंगारू जो होता है वो गैलोप कर करके चलता है, ठीक ना। तो ज्यादा तेज चल सकता है कूद कूद के, तो अर्थव्यवस्था वहां पर दिख नहीं रहा। यहाँ क्रीपिंग यानी कि रेंग रहा है, उससे ज्यादा तेज है तो वॉकिंग, उससे ज्यादा तेज है तो दौड़ रहा है, और उससे ज्यादा गैलोपिंग का मतलब जंप कर करके आगे बढ़ रहा है, यानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखा, ये है मुद्रास्फीति के 4 प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ रेट, दर के आधार पर ये महंगाई के 4 प्रकार, ठीक ना। अब जरा समझते हैं महंगाई के प्रकार किसके आधार पर, महंगाई के प्रकार हम समझते हैं कारण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन बिहाइंड इट, ठीक ना। कारण के आधार पर कारण के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। जरा बात को समझिएगा, पिछला हमने देखा वो भी प्रकार थे लेकिन वो दर के आधार पर थे कि किस रेट से महंगाई बढ़ रही है। अब हम बात कर रहे हैं कारण के आधार पर। तो कारण के आधार पर मुद्रास्फीति को पुनः जो है वो कुछ पार्टों में बांटा जा सकता है, कुछ भागों में बांटा जा सकता है। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो है उसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसको हिंदी में कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, जरा बात को समझिएगा। अभी जस्ट आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति ये मार्केट को डिसाइड करते हैं। याद कीजिए पहले दिन की क्लास जब आपको बताया था ना, द थ्योरी ऑफ मोरल प्रिंसिपल, एडम स्मिथ,
1759 किताब लिखा गया था, उसमें भी उन्होंने लिखा था ना कि बाजार में एक इनविजिबल हैंड है, एक अदृश्य हाथ है जो क्या करता है, बाजार को नियंत्रित करता है। ये इनविजिबल हैंड क्या था, डिमांड एंड सप्लाई। कि अर्थव्यवस्था में जिस चीज की डिमांड ज्यादा रहेगी उसकी कीमत अपने आप ऊपर रहेगी, जिस चीज की डिमांड नहीं है उसकी कीमत कम रहेगी। बात समझ में आ रहा? तो अर्थव्यवस्था में, बाजार में किसी भी चीजों की कीमत का निर्धारण मांग और आपूर्ति पर आधारित होता है। याद आ रहा? मोरल प्रिंसिपल, थ्योरी ऑफ मोरल प्रिंसिपल, पहले दिन की क्लास याद कीजिए, वहीं पर मैंने बताया था। यहां तक क्लियर? तो जरा बात को समझिएगा, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या कहता है? ये कहता है क्या कि यदि अर्थव्यवस्था में मांग है, अर्थव्यवस्था में मांग है और इस मांग को आपूर्ति के माध्यम से ठीक से पूरा नहीं किया जा पा रहा है, आपूर्ति जो है वो इसको पूरा नहीं कर पा रही है, तो उस अर्थव्यवस्था में क्या देखने को मिलेगी? आपको महंगाई देखने को मिलेगी। ठीक ना? तो मांग में वृद्धि के कारण, डिमांड में वृद्धि के कारण जो महंगाई होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। यहां तक बात समझ में आ रहा? उसे क्या कहेंगे हम? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अब जरा बात को समझिएगा, ये जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है ना, ये विकासशील देशों में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुका हूं क्या कि ये विकासशील देशों में ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों ज्यादा देखने को मिलता है? क्यों? क्योंकि विकासशील देशों में क्या हो रहा है? संरचना पर निवेश हो रहा है। अब भारत का एग्जांपल ले लीजिए ना, देख रहे हैं और संरचनाएं निरंतर निर्माण में चल रही है, नए सड़कें बनानी है, नए ब्रिजेस बनाने हैं, रेल का विस्तार करना है, अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो बाकी चीजें बनानी है। तो सिंपल सी बात है, अगर अब संरचना निर्माण निरंतर होता रहेगा तो इससे क्या होगा? रोजगार उत्पन्न होगा। रोजगार उत्पन्न होगा तो इस रोजगार के कारण क्या होगा? लोगों के पास पैसा जाएगा। लोगों के पास पैसा जाएगा तो क्या होगा? लोग और ज्यादा मांग क्रिएट करेंगे और जिसके कारण क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था में और ज्यादा प्रोडक्शन, और ज्यादा जो है वो क्या है? उत्पादन। इस उत्पादन को मीट करने के लिए और ज्यादा रोजगार, यानी कि ये सो चक्र जो है वो चलता रहता है। बात समझ में आ गया? तो यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के पीछे कारण क्या है? कि अर्थव्यवस्था में मांग का उच्च होना। भारत की आबादी वैसे ही बहुत युवा है, युवा जो होते हैं वो डिमांड क्रिएट करते हैं ज्यादा। मैं पिछले में आपको बता चुका हूं। अरे सिंपल सी बात है, जो दादाजी हैं या फिर मान के चलिए जो वृद्ध आयु में है, उन लोगों की डिमांड वैसे ही कम हो जाती है। उन लोगों को बस एक कुर्ता धोती या 2-3 सेम कलर का, उनको अलग अलग कलर के नहीं चाहिए। ठीक ना? उनको एक ही फोन उनका बहुत लंबे समय तक चल जाता है। उनको क्या है? बस सिंपल बतियाने से मतलब है, थोड़ा मोड़ा इंटरनेट व्हाट्सएप बहुत हो गया। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, जो युवा जो होते हैं, हम लोग क्या होते हैं, हम क्या करते हैं? निरंतर डिमांड क्रिएट करते रहते हैं। हमारे पास जरूरत की चीजें हैं तब भी हम डिमांड क्रिएट करते रहते हैं। बात समझ में आ गया? तो भारत वैसे ही युवा देश है, युवा देश होने के कारण डिमांड है। बात समझ में आ रहा? युवा देश होने के कारण भारत में डिमांड ज्यादा है। यही कारण है कि अचानक से देख नहीं रहे हैं कि भारत का दर्जा वैश्विक स्तर पर अचानक से बढ़ा जा रहा है। ठीक ना? विश्व के सारे देश जो है वो हमारे साथ बिजनेस रिलेशन अच्छा बना के रखना चाह रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन आप युवा वर्ग हैं। ठीक ना? क्योंकि आप डिमांड क्रिएट करते हैं तो इसीलिए पूरे विश्व को हम एक अच्छे बाजार के रूप में दिख रहे हैं। ठीक ना? तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति इसी को कहते हैं कि मांग में बढ़ोतरी के कारण यदि देश में महंगाई बढ़ रही है तो इसी को हम क्या कहेंगे? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। यहां तक बात समझ में आ रहा? यहां तक बात समझ में आ गया ना? ठीक। अब एक बात बताइए, इसके पीछे एक कारण ये भी है कि यदि अर्थव्यवस्था में तरलता अधिक है, तरलता, तरलता का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विडिटी। मतलब क्या है लिक्विडिटी का? कि किसी कारण से यदि अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा है तो लोगों के पास हाथ में पैसा रहेगा तो लोग डिमांड ज्यादा क्रिएट करेंगे ना। अब देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था, ये विकासशील अर्थव्यवस्था, यहां पर अगर हम भारत की ही बात करें तो क्या आपको देखने को मिलेगा? रोजगार में वृद्धि के कारण, या लोगों को यदि रोजगार मिल रहा है तो लोगों के पास हाथ में पैसा आएगा। इसके अलावा एक बात बताइए, सरकार यदि सरकारी योजनाएं चला रही है तो इसके माध्यम से भी लोगों के हाथ में पैसा आता है। अब यह चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, दोनों रूपों से लोगों के हाथ में पैसा आएगा कि नहीं?
जरा समझिए, अगर डायरेक्ट कैश बांटा तब तो पैसा मिलेगा ही, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कोविड काल में जो है 500 रुपया जनधन खाता धारकों के खाते में भेजा गया। तो अगर डायरेक्ट दे तब भी आपके पास पैसा आया। अगर मान के चलिए सरकार कोई योजना चला रही है, वो ये बोल रही है क्या कि अनाज की दिक्कत है, हम देंगे पीडीएस के रूप में, तो एक बात बताइए, वो जो 5 केजी अनाज जो मुफ्त में मिलता है जो राशन कार्ड धारकों को, तो आप जरा सोच के देखिए, इसके कारण उन परिवारों के पास डिस्पोजेबल इनकम बचा कि नहीं? वो पैसा वो खाने पीने में लगाते ना, अगर उनको जो है वो अनाज मिल जा रहा है मुफ्त में, तो हाथ में पैसा बचा ना। हाथ में पैसा बचना उसी को कहते हैं तरलता में वृद्धि। तरलता का मतलब समझ में आ गया, लिक्विडिटी का मतलब समझ में आ गया, ठीक है? तो यानी कि यदि लिक्विडिटी में बढ़ोतरी होगी, अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि होगी, तो क्या हो जाएगा? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति देखने को मिलेगी, ठीक ना? ये बात समझ में आ गया? अगर अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि होगी तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति देखने को मिलेगी, ठीक ना? भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में यह एक सामान्य प्रकरण है। हालांकि सरकार इस चीज का ध्यान रखती है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नायरू। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन एक्सेलरेटेड इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नॉन एक्सेलरेटेड इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बात को समझिएगा, मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार बेरोजगारी को कम तो करना चाहती है, लेकिन वो बेरोजगारी को कम उसी दर पर करना चाहती है ताकि क्या हो सके, जो मांग उत्पन्न हो ना उसकी हम आपूर्ति कर सके। ये बात समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, फिर से सुनिए। मैं कह रहा हूं कि सरकार जो है वो बेरोजगारी को तो कम करना चाह रही है, लेकिन बेरोजगारी को कम सरकार उस दर पर करना चाह रही है कि अचानक से अगर सब लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो अर्थव्यवस्था में पैसा बहुत आ जाएगा। अर्थव्यवस्था में पैसा बहुत आ जाएगा तो लोग डिमांड ज्यादा क्रिएट करेंगे। अब यदि आपूर्ति उतनी नहीं हो पा रही है तो क्या हो जाएगा? महंगाई कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, फिर वो रन अवे और हाइपर इन्फ्लेशन के दौर में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए जब बेरोजगारी को कम करने की बात आती है ना, तो सरकार नायरू का ध्यान रखती है। नायरू क्या है कि बेरोजगारी को उसी दर पर कम करो जिसमें क्या आपूर्ति बढ़ सके। इनफैक्ट इसके अंतर्गत ये भी ध्यान देना होता है कि रोजगार ज्यादा उस क्षेत्र में उत्पन्न करो जहां पर वास्तव में प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादक क्षेत्रों में क्रिएट करो। यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में, औद्योगिक क्षेत्र में जो है वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न करो। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में यदि रोजगार लग रहा है तो उससे प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो यदि लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, लोगों के हाथ में सरप्लस मनी बढ़ेगा, अगर अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ेगी तो उत्पादन में भी तो वृद्धि हो रहा है ना, तो मांग आपूर्ति को मैच किया जा सकता है। लेकिन यदि रोजगार ऐसे क्षेत्र में घटा दिया गया जो क्या है, या फिर ज्यादा से ज्यादा रोजगार ऐसे क्षेत्र में दे दिया गया जहां पर वास्तव में प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, जैसे मान के चलिए सर्विस सेक्टर में, ठीक? तो इससे क्या हो जाएगा? मांग, लोग डिमांड तो क्रिएट करेंगे ना, खाने की चीजें, कपड़े की चीजें, पहनने की चीजें, सब चीजों में जो है वो डिमांड क्रिएट करेंगे, लेकिन आपूर्ति हो ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि रोजगार सर्विस सेक्टर में क्रिएट हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र में तो हुआ ही नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा? महंगाई कंट्रोल के बाहर चली जाती है। बात समझ में आ रहा? ठीक, तो एक बात बताइए, क्लर्क का जॉब हो गया या सर्विस जॉब, ऑफिस जॉब वगैरह इस तरह के जॉब्स जो हैं, एक बात बताइए, इससे उत्पादन वास्तव में नहीं हो रहा होता है। तो सरकार इन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के पहले सोचती है कि कहीं, मतलब रोजगार बढ़ाने के पीछे पहले सोचती है कि कहीं इतनी तेजी से हमने जो है वो एम्प्लॉयमेंट रेट को ना बढ़ा दे कि क्या हो, लोगों की मांग जो है वो बहुत अधिक हो जाए और हम आपूर्ति के माध्यम से उसकी पूर्ति ना कर पाए। तो क्या हो जाएगा? फिर महंगाई बढ़ जाएगी। मांग आपूर्ति का नियम में पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं। यहां तक क्लियर है? ठीक, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, ठीक ना, या मांग जनित मुद्रास्फीति। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक ना? देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है और अगर वो कंट्रोल में है तो ये उस अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है, ठीक ना? नियंत्रित मांग प्रेरित मुद्रास्फीति
नियंत्रित मांग प्रेरित मुद्रास्फीति एक अच्छी अर्थव्यवस्था का संकेतक है। मतलब क्या हुआ, अगर अर्थव्यवस्था में नियंत्रित मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है तो इसका क्या मतलब है, ये दर्शाता है क्या कि उस देश में डिमांड है। अगर डिमांड है तो क्या हो जाएगा, उस देश में भी जो उद्योगपति हैं, निजी निवेशक हैं, वो क्या करना चाहेंगे, और ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेंगे। विदेशों में भी लोग क्या चाहेंगे, क्या कि भारत के साथ संबंध बढ़िया करो, ठीक ना। मोदी जी अगर हाथ में थप्पड़ भी मार दें तो भी कुछ ना बोलो, बात समझ में आ रहा, ठीक ना। भारत के साथ संबंध बढ़िया रखो, ठीक। तब ना देखते नहीं मोदी जी जाके बोल देते हैं क्या कि नहीं करेंगे वोट, बताओ रशिया के खिलाफ क्या कर लोगे। तो बाइडेन जी बोलते हैं कोई नहीं, छोड़िए, नहीं कीजिएगा, कोई बात नहीं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आइए दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में खड़े होकर फोटो खिंचवाइए। मोदी जी भी मुस्कुरा के जाके फोटो खिंचवा के चले आते हैं। मतलब क्या है, मतलब है कि देख रहे हैं ना भारत को जो ट्रीटमेंट मिलता है उसके पीछे कारण क्या है, यही मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। क्या कारण है कि इलॉन मस्क बेचैन है, काहे बोलता है कि आई एम अ बिग फैन ऑफ मिस्टर मोदी, बोला था ना अभी हाल फिलहाल में ही, आप लोगों ने सुना होगा। क्या कारण है, उसको अपना माल बेचना है ना, टेस्ला। बात समझ में आ रहा, उसको पता है कि अमेरिकी मार्केट में ज्यादातर लोगों के पास कार तो है ही, भारत मार्केट, भारत वाला मार्केट चाहिए ना उसको। यहां पर आके कार बेचेगा तब ना फिर प्रॉफिट कमाएगा। क्लियर हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, अर्थव्यवस्था और ज्यादा बढ़ती है, या आसपास की अर्थव्यवस्थाओं या बाकी देशों के लिए जो है वो क्या है, एक आकर्षण का केंद्र बनता है। दूसरे देश जो है वो हमसे व्यापार करना चाहते हैं, हमारे यहाँ के निवेश करना चाहते हैं। तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होता है, और संयोग से भारत जो है वो इसी दौर में गुजर रहा है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक। तो ये था पहला कारण के आधार पर पहली मुद्रास्फीति, पहली जो महंगाई है उसको हम कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। दूसरा प्रकार देखते हैं, दूसरे प्रकार की यदि हम बात करें तो इसको कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। तो इंग्लिश में कह सकते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। व्हाट इज दिस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति। ये है क्या, लागत जनित मुद्रास्फीति का मतलब है कि यदि रॉ मटेरियल के प्राइसेस में बढ़ोतरी हो जाए, मान के चलिए मैं जो उत्पाद बना रहा हूं यदि उसके लागत में ही वृद्धि हो जाए तो मेरे को भी महंगाई ही तो बढ़ानी पड़ेगी ना, मेरे को भी तो चीजों की कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। इसी को क्या कहते हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति। यानी कि किसी भी उत्पादन की किसी भी प्रक्रिया में अगर चीजों की कीमतों में वृद्धि हो जाए तो अंतिम उत्पाद की कीमतों में भी वृद्धि हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति। क्लियर हुआ। हाँ, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे कि उत्पादन के किसी भी चरण में, उत्पादन के किसी भी चरण में यदि लागत में वृद्धि हो जाए तो अंतिम उत्पाद की कीमतों में भी वृद्धि हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। यहां तक बात समझ में आया। जैसे कि यदि हम भारत की बात करें तो भारत आपको पता ही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट या कच्चे तेल का एक आयातक देश है। आयातक देश है। अब एक बात बताइए, यदि किसी कारण से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई
तो एक बात बताइए, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि हमारे यहाँ उत्पादन की लागत में वृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, लगभग आपको हर प्रोडक्शन, किसी भी चीज के उत्पादन में कहीं ना कहीं तेल वगैरह या कच्चे तेल का कहीं ना कहीं प्रयोग होता ही है। अगर उत्पादन में नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में हो जाएगा, परिवहन में यूज होगा, ठीक ना। तो इस कारण से जैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होती है, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होती है, उसका प्रभाव भारत में महंगाई के रूप में देखने को मिलता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। या फिर आप जरा सोच के देखिए, मान के चलिए क्या है कि मैं केचप बना रहा था, या फिर मान के चलिए क्या है, मैं बिस्कुट बनाता हूं, बिस्कुट बनाने वाली कंपनी, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, मैं गेहूं खरीदता हूं, चीनी खरीदता हूं, मान के चलिए एम्प्लॉय यानी कि श्रम खरीदता हूं, और मैं क्या करता हूं, बिस्कुट बनाता हूं। अभी मैं 8 रुपए में बना रहा था, 2 रुपया मार्जिन में 10 रुपए में बेच रहा था उसको, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सोच के देखिए, यदि किसी कारण से इनमें से किसी भी चीज की कीमत में वृद्धि हो जाए, यानी कि गेहूं जो है वो पहले जितने में मिलता था उससे महंगा हो जाए, चीनी पहले जितने में मिलता था उससे महंगा हो जाए, या श्रम लेबर फोर्स की कीमत पहले मान के चलिए 200 रुपए दिहाड़ी पर काम कर लेते थे, अब मान के चलिए 300 रुपए दिहाड़ी मांग रहे हैं। तो आप जरा सोच के देख लीजिए, इसके कारण क्या हो जाएगा, मेरी लागत में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब अगर मेरी लागत में बढ़ोतरी हो जाएगी तो फिर जब मेरा बन ही रहा है 10 रुपया में पैकेट, तो मैं मजबूर हूं ना उसको 12 रुपए में बेचने के लिए। बात समझ में आया? ठीक ना। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति। यहां तक क्लियर है? ठीक ना, लागत जनित मुद्रास्फीति। अब ये जो लागत जनित मुद्रास्फीति है ना, ये डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जो है ये किससे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन से भी संबंधित होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन से कैसे संबंधित होता है, जैसे जरा सोच के देखिए, यदि श्रमिकों की दिहाड़ी में यदि वृद्धि होगी तो जरा सोच के देखिए, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, वो ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे। यहां तक बात समझ में आ रहा? ठीक ना, वो ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे, तो इस कारण से भी लागत जनित मुद्रास्फीति हमें देखने को मिल सकती है। यहां तक क्लियर हो गया ना? कि उत्पादन की प्रक्रिया में यदि कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो उसके कारण क्या हो जाए, अंतिम उत्पाद के प्राइसेस में यदि बढ़ोतरी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति। इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे, लागत जनित मुद्रास्फीति। यहां तक क्लियर है? चलिए, जब यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रकार, अगले प्रकार की मुद्रास्फीति के बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं, जो कि क्या है, तीसरा प्रकार। इसको हम कहेंगे संरचनात्मक मुद्रास्फीति। हिंदी में इसी को, इंग्लिश में इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। जरा बात को समझिएगा, संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या है। इसका मतलब है क्या कि अर्थव्यवस्था की संरचना में किसी भी तरह की कमी के कारण यदि महंगाई उत्पन्न होती है तो हम इसको क्या कह देंगे कि ये संरचनात्मक मुद्रास्फीति है। अब जैसे देखिए एग्जांपल के रूप में मान के चलिए देश में गेहूं का उत्पादन ठीक ठाक हुआ, मानसून बहुत बढ़िया रहा और गेहूं का उत्पादन ठीक ठाक हुआ, बम्पर हुआ, लेकिन क्या है, देश में भंडारण की क्षमताएं ही नहीं है, यानी कि कोल्ड स्टोरेज वगैरह का व्यापक अभाव है। इसके कारण क्या हुआ, प्रोडक्शन तो खूब हुआ लेकिन वो अनाज जो है वो सड़ गया या बर्बाद हो गया। अब इसके कारण क्या है कि जब गेहूं का सीजन खत्म हुआ, यानी कि ये खरीफ के सीजन में आते आते या जून जुलाई आते आते क्या हो गया कि बाजार में या फिर मार्केट में जो है वो गेहूं की कमी पड़ने लग गई। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, गेहूं की कीमतें बढ़ने लग जाएगी। तो इस प्रकार की महंगाई को हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। बात समझ में आ रहा? यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक, इसके कई सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए यदि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, जमाखोरी देखने को मिल रही है। व्हाट इज जमाखोरी? होर्डिंग कहते हैं इसको, इंग्लिश में होर्डिंग कहते हैं, होर्डिंग। ठीक, जमाखोरी यदि अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रही है, क्या मतलब है जमाखोरी का, कि क्या करते हैं, कई बार देखते हैं ना प्याज में सबसे ज्यादा होता है, क्या होता है, क्यों, क्योंकि प्याज जल्दी खराब नहीं होता है। तो क्या करते हैं, बड़े बड़े ये जो साहूकार होते हैं, बड़े बड़े जो ये होते हैं, ये क्या करते हैं, प्याज को दबा कर रख लेते हैं। दबा कर रख लेने का क्या मतलब है कि गोडाउन में बंद कर दिया, उसको बाजार तक पहुंचने नहीं दिया।
और इसके माध्यम से ये क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में या बाजार में जो है वो उसकी कृत्रिम कमी उत्पन्न करते हैं। तो इतना प्रोडक्शन हुआ है क्या कि बाजार की जरूरतें मांग के अनुसार आपूर्ति हो, लेकिन ये क्या करते हैं, जमाखोरी करके जानबूझ के अर्थव्यवस्था में उसकी कमी उत्पन्न करते हैं। बात समझ में आया? अब जैसे जैसे उसकी कमी उत्पन्न होगी अर्थव्यवस्था में, क्या हो जाएगा, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी होने लग जाएगी। क्लियर है? फिर ये क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना माल निकालते जाते हैं और प्रॉफिट कमाते जाते हैं। बात समझ में आ रहा? ये अपराध है भारत में। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, देखना, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, सरकार छापेमारी करती है। अगर जो है वो किसी ने होर्डिंग कर रखा है ना, तो सामान जब्त होता ही है, बाकी उसके ऊपर केस चलता है सो अलग। तो जमाखोरी को एक अपराध माना जाता है। यहां तक क्लियर है? ठीक। तो जमाखोरी, अगर होर्डिंग हो रही है अर्थव्यवस्था में और इसके कारण, यदि इसके कारण महंगाई बढ़ रही है अर्थव्यवस्था में, तो इसको कौन सा वाला एग्जाम्पल कहेंगे? इसको हम कहेंगे संरचनात्मक मुद्रास्फीति बढ़ रही है, या ये संरचनात्मक मुद्रास्फीति का एक उदाहरण है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति का उदाहरण है। यहां तक बात समझ में आ गई? जमाखोरी, होर्डिंग, ये संरचनात्मक मुद्रास्फीति का एक उदाहरण है। इसके अलावा आप लोगों ने जरूर सुना होगा ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी। सुना है काला बाजारी? ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, ये भी अपने आप में एक संरचनात्मक मुद्रास्फीति से संबंधित ही एक समस्या है। व्हाट इज ब्लैक मार्केटिंग? कि जहां पर वास्तव में वो सामान पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच रहा है, उसको कहीं और डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, जहां उसको पहुंचना चाहिए था वहां पर क्या हो रही है, उसकी कमी उत्पन्न हो रही है। उसकी कमी उत्पन्न होने के कारण क्या हो रहा है, वहां पर महंगाई बढ़ रही है। जैसे मान के चलिए पीडीएस के रूप में अनाज आया, पुरानी फिल्मों में देखिएगा अक्सर होता था ना, क्या कि हीरो की माँ जो है वो पहुंचती थी, क्या कि अनाज आया है, तो वो क्या बोल देता था, क्या कि नहीं, पिछले 2 महीने से नहीं आया है, जाओ, भगा देता था। और फिर क्या करता था, वही वाला अनाज जो है वो ओपन मार्केट में जो है वो जाके बेच देता था। इसी को क्या कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग। बात समझ में आया? तो आप जरा सोच के देखिए, इसके कारण क्या हो गया, जो जरूरतमंद थे उनके पास उस अनाज की जो है वो कमी उत्पन्न हो गई। कमी उत्पन्न हो गई तो क्या है, उनको बाजार में जाना पड़ रहा है, तो बाजार में अचानक से मांग बढ़ गई। बाजार में अचानक से मांग बढ़ जाएगी तो क्या है, उन चीजों की कीमतें बढ़ जाएगी कि नहीं, उन चीजों की चीजें जो है वो महंगी हो जाएंगी। तो काला बाजारी भी एक प्रकार की संरचनात्मक मुद्रास्फीति है और यह भी अपराध है। बात समझ में आ रहा? यह भी अपराध है। सरकार इस पर भी नजर रखती है, इस पर भी निगाहें बनाकर रखती है, क्या कि कहीं कोई काला बाजारी तो नहीं कर रहा है, कि जहां उसको पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंच के कहीं और तो नहीं पहुंच रहा है। समझ में आ रहा? ठीक। तो ये भी महंगाई के पीछे एक कारण हो सकता है। यहां तक क्लियर हुआ? इसके अलावा और आप लोगों ने सुना होगा, इसको कहते हैं कार्टलाइजेशन। कार्टलाइजेशन क्या है? कार्टलाइजेशन, कार्टलाइजेशन का मतलब है व्यवसायी समूहीकरण। व्यवसायी समूहीकरण क्या होता है? व्यवसायी समूहीकरण, जरा बात को समझिएगा उदाहरण के साथ। मान के चलिए क्या है कि हम लोग 4 हैं, मान के चलिए मैं और आप, या 2 और हैं, ठीक ना, मैं, आप, आपके 2 और मित्र। क्या है, मैं हूं अंबुजा सीमेंट, ठीक ना, मैं हूं अंबुजा सीमेंट, आप हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, आपके बगल वाला जो है वो है कौन सा बिनानी सीमेंट, और कोई बगल वाला जो है वो एसीसी सीमेंट है, ठीक ना। ठीक, तो कौन सा था वो जो दीवार टूटती क्यों नहीं, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं, वो ऐड आता है, अंबुजा सीमेंट से बनी है ना, तो अंबुजा सीमेंट था। ठीक, इसीलिए मैंने चुन के अपने लिए अंबुजा सीमेंट रख लिया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक बात बताइए, हम ही 4 कंपनियां हैं जो क्या कर रहे हैं, पूरे भारत में मान के चलिए सीमेंट बेचने वाले हम ही 4 हैं। मान के चलिए क्या है,
कि जो बिनानी सीमेंट है वो बेच रहा है 350 रुपए बोरी, ठीक ना। अल्ट्राटेक आप हैं, आप बेच रहे हैं 450 रुपए बोरी। एसीसी सीमेंट जो है ना वो बेच रहा है कितने में, मान के चलिए 400 रुपए में बोरी। मैं हूं अंबुजा सीमेंट, हर निर्माण में मतलब ये दीवार टूटती क्यों नहीं, तो फिर क्या है, मैं जो है वो 500 में बेच रहा हूँ, ठीक। अब क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी कीमत ज्यादा है तो जिसको दीवार नहीं तुड़वानी है केवल वही मेरे पास आ रहा है, बाकी जो है मान के चलिए कुछ सस्ता देख के आपके पास चले जा रहे हैं, ठीक ना। तो एक दिन आया मैं आप लोगों के पास और आके मैंने क्या कहा कि एक बात बताओ, तुम सस्ता रखे हुए हो इस कारण से तुमको भी प्रॉफिट कम मिल रहा है, ठीक ना, और हमको भी नुकसान हो रहा है कि सस्ता देख के लोग तुम्हारे पास चले जा रहे हैं। बेचने वाले तो हम 4 ही हैं, ऐसा क्यों ना करें कि चारों आदमी मिलकर 500 रुपया ही रख लेते हैं प्राइस। बात समझ में आ रहा, 500 रुपया रख लेते हैं। अब हम चारों ही बेचने वाले हैं तो पांचवा के पास कहां चला जाएगा, उनके पास विकल्प तो है नहीं, तो हम ही चारों में से किसी के पास से खरीदेगा। या फिर मान के चलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूं कि ऐसा करते हैं कि तुमको भी प्रॉफिट कम ही हो रहा है, हमको भी प्रॉफिट कम ही हो रहा है, बेचने वाले तो हम ही 4 हैं। ऐसा करते हैं कि हम चारों आदमी 100 रुपया बढ़ा लेते हैं। तुम 350 बेच रहे हो तो तुम 450 में बेचो, हम 500 में बेच रहे हैं, हम 600 में बेचेंगे। एक बात बताइए, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया ना। इसी को क्या कहते हैं, व्यवसायी समूहीकरण। यदि कंपनीज आपस में क्या करें, आपस में समझौता करके और अगर कीमतों को बढ़ाने की कोशिश करें तो इसी को कहते हैं कार्टेलाइजेशन, व्यवसायी समूहीकरण। बात समझ में आया, ये भी अपराध है, ठीक ना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ के देखिएगा, 2002 में कानून आ चुका है और उससे एक संस्था बनी हुई है। इसका उद्देश्य ही यही है कि वो यही इन्हीं चीजों की निगरानी करती है, क्या कि अर्थव्यवस्था में जो है वो क्या सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं, कोई जानबूझकर जो है वो अर्थव्यवस्था में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने का तो प्रयत्न नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो यदि इस तरह की यदि क्या है समस्याएं हैं तो इनको संरचनात्मक मुद्रास्फीति की कैटेगरी में डाला जा सकता है। जैसे मान के चलिए किसी क्षेत्र में क्या हो गया, अचानक से दंगे उत्पन्न हो गए, या फिर मान के चलिए किसी क्षेत्र में आंदोलन स्टार्ट हो गया, आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब इसके कारण क्या हो गया, उस क्षेत्र में यातायात बाधित हो गया, यातायात बाधित हो गया ना। यातायात, चीजें आ नहीं पा रही है, रोड पर लोग जो है वो टायर जला के रखे हुए हैं। तो एक बात बताइए, दूध कहां से आएगा, सब्जी कहां से आएगा उस क्षेत्र में सप्लाई। अब एक बात बताइए, इसके कारण क्या हो जाएगा, उस क्षेत्र में महंगाई बढ़ जाएगी कि नहीं। अब उस क्षेत्र में जो महंगाई बढ़ी, ये कौन सी कमी है, संरचनात्मक कमी। जैसे मान के चलिए क्या है, आपदा। अभी देख रहे हैं ना, खूब सारी खबरें आ रही हैं, खासकर इधर हिमाचल इन सब क्षेत्रों से खूब सारी खबरें आ रही है ना, क्या कि बाढ़, तो देख रहे हैं ना, मड लैंडस्लाइड, जिसके कारण क्या है, कितने कितने जो है वो पुलें गिर जा रही है, सड़क टूट जा रहे हैं। अब जरा सोच के देखिए, इसके कारण वो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया कि नहीं। अब अगर मान के चलिए बीच से ब्रिज ही टूट गया तो जो पीछे जो फंस गए हैं वहां पर अब सामान की आपूर्ति कैसे होगी। अब जरा सोच के देखिए, इसके कारण क्या होगा, उन क्षेत्रों में महंगाई बढ़ेगी ना। तो उन क्षेत्रों में जो महंगाई बढ़ रही है ये कौन सी है, इसके पीछे कारण क्या है, ये संरचनात्मक ही तो है। बात समझ में आ रहा है, ये कौन सी महंगाई है, ये संरचनात्मक मुद्रास्फीति है। यहां तक क्लियर हो रहा है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति किसको कहते हैं, ठीक ना। तो अर्थव्यवस्था की संरचना में किसी भी प्रकार की कमी के कारण यदि क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो हम इसको कहते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। यहां तक क्लियर हो गया, तीनों प्रकार समझ में आ गए, ठीक ना। सबसे पहला कौन सा, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति। और तीसरा क्या है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति विच इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब जरा देखते हैं कि मुद्रास्फीति पर कंट्रोल कैसे किया जाता है, भारत में नियंत्रण कैसे किया जाता है। मुद्रास्फीति नियंत्रण, मुद्रास्फीति नियंत्रण, यदि हम बात करें मुद्रास्फीति नियंत्रण की, तो भारत में केंद्रीय बैंक, भारत की जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक, कंफ्यूज नहीं होना है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक का नाम है,
ठीक ना। लेकिन यहां पर मैं भारत की केंद्रीय बैंक का बात कर रहा हूं, जो कि क्या है, जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। हर देश में एक केंद्रीय बैंक होती है। ये दूसरी बात है कि भारत में एक तो बैंकों का नाम है सेंट्रल बैंक, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, ठीक। ये देखिए दोनों को दिखा देता हूं। ये देखिए, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक है, ठीक ना, ये बैंक है एक। क्लियर। आगे की क्लास में जब हम लोग बैंकिंग सिस्टम में जाएंगे ना, तो वहां पर आपको सेंट्रल बैंक में यानी कि आरबीआई के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी बस इतना देख लीजिए कि दोनों दो चीजें हैं। ये तो पहला हो गया सेंट्रल बैंक, दूसरा देखते हैं, दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जिसको भारत की केंद्रीय बैंक कहा जाता है। दिख रहा इंडिया सेंट्रल बैंक, ये देखिए आरबीआई का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ दिख रहा नाम के जस्ट नीचे लिखा हुआ है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिया सेंट्रल बैंक, भारत की केंद्रीय बैंक। हर देश की अर्थव्यवस्था में क्या होती है, एक केंद्रीय बैंक होती है, जो उस पूरी अर्थव्यवस्था में डिमांड सप्लाई इन सब चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वैसे भारत में ये काम किसका है, भारत में ये काम है भारत की रिजर्व बैंक का। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक ना। और दूसरा वाला भी दिखा दूं, ये है, देखिए ये है सेंट्रल बैंक, दोनों का लोगो ही अंतर है, दिख रहा है, लोगो से ही आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, वो है इंडिया सेंट्रल बैंक। क्लियर, इंडिया सेंट्रल बैंक, ठीक। तो भारत की जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया जो सेंट्रल बैंक है, जो कि क्या है भारत में जो कि है कौन, आरबीआई, आरबीआई है जो भारत में, इसकी जिम्मेदारी क्या है कि ये भारत में महंगाई को नियंत्रित करे। महंगाई को नियंत्रित करना ये इसकी जिम्मेदारी है। ठीक ना, इसको नियंत्रित करना जो है वो जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने क्या कर रखा है, भारत सरकार ने आरबीआई एक्ट, आपको बताऊंगा अगली क्लासेस में, जब हम लोग बैंकिंग सिस्टम में बताऊंगा ना, तो उस टाइम जो है वो आरबीआई के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो उस टाइम बताऊंगा भारत जो है ना, भारत में आरबीआई जो है वो आरबीआई एक्ट का अनुसरण करती है या उसी के अंतर्गत जो है वो काम करती है। आरबीआई एक्ट में ये क्लियरली मेंशन किया गया है क्या कि सरकार जो है वो मुद्रास्फीति के लक्ष्य निर्धारित कर आरबीआई को जिम्मेदारी दे सकती है क्या कि इतने में ही रखना है तुमको, या इतने तक महंगाई रखनी है। यहां तक बात समझ में आ रहा। भारत में वो लिमिट क्या है, भारत में वो लिमिट है 4 ± 2%। यानी कि क्या मतलब हुआ, 4 + 2% का मतलब 4 - 2 का, यानी कि भारत में महंगाई को 2% से लेकर 6% के बीच में रखना, ये जिम्मेदारी है किसकी, आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। जरा दिख रहा है, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि अर्थव्यवस्था में महंगाई थोड़ी होनी चाहिए, नियंत्रित महंगाई होना अच्छा है, तभी ना 2% से 6%। अगर महंगाई बिल्कुल बुरी होती तो लक्ष्य 0 रहना चाहिए था ना, 6% तक का टारगेट क्यों दिया गया है, और वो भी 2% से 6% का टारगेट क्यों दिया गया है, जरा सोच पा रहे हैं। मैंने कल की क्लास में ये लाइन बताया था ना कि बहुत महत्वपूर्ण लाइन बताने जा रहा हूं, क्या कि महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है अगर वो नियंत्रित है तो। जरा देखिए 2 से 6% यानी कि कंट्रोल्ड है, नियंत्रण में है। अगर इस ब्रैकेट के अंतर्गत है तो यानी कि महंगाई जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी, ठीक ना। भारत में क्या है, आरबीआई को जिम्मेदारी दी गई है भारत सरकार के द्वारा क्या कि तुम महंगाई को 2% से 6% के बीच में ही रखोगे। यहां तक क्लियर हो रहा है ना, ठीक। अब जरा देखते हैं आरबीआई को प्रदान किया गया लक्ष्य। और ±2, याद रखिएगा पीटी वगैरह में पूछा जा सकता है कि क्या है भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने का स्तर, तो 4 ± 2% आपको याद होना चाहिए ये चीज। यहां तक क्लियर है। जरा बात को समझिएगा, भारत में आरबीआई जो है ना, सेंट्रल मतलब भारत की जो केंद्रीय बैंक है, ये क्या करती है, मौद्रिक नीतियों के माध्यम से, अगला ही चैप्टर है इसके जस्ट बाद जो है वो हम मौद्रिक नीतियों में पहुंचेंगे। तो मौद्रिक नीतियों के माध्यम से
अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने का प्रयत्न करती है। अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित रखने का प्रयत्न करती है। ठीक ना, यानी कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जिन नीतियों का आरबीआई प्रयोग करती है उसी को क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति। ठीक ना, जरा बात को समझिएगा। लेकिन आरबीआई जो है ना, वो तीनों कारण हमने देखे थे ना महंगाई के, इसमें से मात्र मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को ही कंट्रोल कर सकती है। आरबीआई मात्र मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को ही नियंत्रित कर सकती है, और वो भी आंशिक रूप से। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को ही नियंत्रित कर सकती है, वो भी आंशिक। बात को समझिएगा, मतलब क्या है इसका। मैं कह रहा हूं कि इन तीनों कारणों में से आरबीआई के कंट्रोल में अगर कुछ है तो वो क्या है, बस मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, और वो भी पूरा नहीं। क्यों? क्योंकि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से आरबीआई मात्र बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत जो मनी का सप्लाई हो रहा है ना, या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से जो मनी का सप्लाई हो रहा है, केवल उसी को कंट्रोल कर पाती है। ठीक ना, आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट बढ़ा देती है। अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो क्या हो जाता है, बैंक की ब्याज दरें भी बढ़ जाती है। बैंक की ब्याज दरें बढ़ जाती है तो लोगों को ऋण मिलना महंगा हो जाता है, तो अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाती है। ठीक ना, अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। यहां बस इतना समझ लीजिए कि आरबीआई मौद्रिक नीतियों के माध्यम से क्या करती है, बैंकिंग व्यवस्था से पैसे को सोख लेती है। तो जैसे ही वो बैंकिंग व्यवस्था से पैसे को सोखती है तो क्या हो जाता है, अर्थव्यवस्था से भी पैसा निकल जाता है। तो अर्थव्यवस्था में तरलता घट जाती है, पैसे घट जाते हैं, तो मांग अपने आप कम हो जाता है। मांग कम हो जाता है तो महंगाई कंट्रोल में आ जाती है। बात समझ में आ गया? तो मौद्रिक नीतियों के माध्यम से ये अर्थव्यवस्था से पैसों को सोखती है। ठीक ना, लेकिन प्रश्न वहीं आकर अटक जाता है। एक बात बताइए, ये तो केवल उसी पैसे को कंट्रोल कर सकती है ना, जो बैंकिंग तंत्र के माध्यम से अर्थव्यवस्था में जा रहा हो, या जो बैंकिंग सिस्टम में हो। जो पैसा बैंकिंग सिस्टम में है ही नहीं, उसके ऊपर आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होगा ना। यानी कि यदि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ रही है, किसके कारण, ब्लैक मनी के कारण, ब्लैक मनी के कारण, इस पर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी की जो अर्थव्यवस्था है, काले धन की जो अर्थव्यवस्था है, ये बैंकिंग तंत्र के माध्यम से थोड़ी होती है। इसके ऊपर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये भी तो मांग को बढ़ावा देता है ना। जरा सोच के देखिए, ब्लैक वाला जो पैसा है वो भी तो अर्थव्यवस्था में जा रहा है ना। जिन लोगों के पास 2 फॉर्च्यूनर पहले से है, वो बेचैन है तीसरा और खरीदने के लिए, एक लैंड रोवर, एक डिस्कवरी और खरीदने। बात समझ में आ रहा? हाँ? आप जानते होंगे ना, आपने जरूर सुना होगा। ठीक ना, जरूर सुना होगा। क्या कि आप जाइए कहीं पर जो है वो घर खरीदने के लिए, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बोलते हैं ना कि ऑन पेपर इतना है, बाकी कैश में देना होगा। एक बात बताइए, वो जो कैश में दिया जाता है वो क्या है, वो ब्लैक मनी ही तो है। एक बात बताइए, इस ब्लैक मनी के कारण ही ना उस प्रॉपर्टी की कीमत है, उस प्रॉपर्टी की मांग है, जिसके कारण देख रहे हैं ना भारत में रियल एस्टेट के प्राइसेस आकाश छू रहे होंगे। 2 कमरे का जो है वो एक 2 BHK खरीदने में हालत खराब हो जाएगी। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, ऐसे हैं प्राइसेस 2 BHK।
उसके पीछे रीजन क्या है? वही ब्लैक मनी रिलेटेड इकोनॉमी या काले धन आधारित अर्थव्यवस्था। इस पर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं। आरबीआई तो केवल उसी पैसे को कंट्रोल कर सकती है ना जो बैंकिंग तंत्र के माध्यम से हो। ये जो ब्लैक मनी जो होता है, जो टैक्स के रूप में चलता है, ठीक ना, कहीं से पेटी उठाए कहीं और पहुंचाए, ये वाला जो है ये बैंकिंग तंत्र के माध्यम से तो होता नहीं है। अभी अगर बैंकिंग तंत्र के माध्यम से होता नहीं है तो आरबीआई जो है इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसी कारण मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्या कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति पर आंशिक नियंत्रण, देख रहा, आंशिक नियंत्रण। इसी कारण से मैंने ये बात कही। यहां तक बात समझ में आया? देखना, तो जरा सोच के देखिए, यानी कि आरबीआई की भी क्या है, मजबूरी है, वो भी मुद्रास्फीति पर अकेले पूरा नियंत्रण नहीं कर सकती है। आप दूसरी तरफ सोच के देखिए ना, एक बात बताइए, आरबीआई क्या करे, रेट बढ़ाकर यानी कि ब्याज दरों में वृद्धि कर ब्याज दरों में वृद्धि कर क्या कर रही है, अर्थव्यवस्था से तरलता को सोख रही है। तरलता सोख रही है, मान के चलिए। तभी क्या होता है, सरकार जो है वो योजना चला देती है। सरकार क्या बोलती है कि हम फ्री में पैसा बांटेंगे, यानी कि सरकार जो है वो व्यय बढ़ा देती है किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह से। मान के चलिए सरकार जो है वो अवसंरचना पर खूब सारा खर्च करने लग गई, या सरकार जो है कोई इनडायरेक्ट स्कीम चला रही है, मतलब लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। तो एक बात बताइए, आरबीआई जो है वो क्या करना चाह रही है, अर्थव्यवस्था से पैसा सोखना चाह रही है, और सरकार क्या कर रही है, अर्थव्यवस्था में पैसा पंप कर रही है। आरबीआई की मौद्रिक नीतियों का प्रभाव का खत्म हो जाएगा कि नहीं? हाँ, आरबीआई की मौद्रिक नीतियों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा कि नहीं? ये पॉइंट समझ में आया? तो यानी कि यदि ब्याज दरों में वृद्धि, आरबीआई ब्याज दरों में वृद्धि करे, लेकिन यदि सरकार जो है वो अगर अपना सरकारी व्यय निरंतर बनाए रखे, यानी कि सरकारी खर्च निरंतर करते रहे, तो क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति पर आरबीआई के लिए अकेले नियंत्रण कर पाना असंभव है। बात समझ में आ रहा? तो यानी कि सरकार को भी आरबीआई की मदद करने की आवश्यकता है। यानी कि भारत में महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई प्लस सरकार दोनों को साथ काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, महंगाई नियंत्रित होगी। मांग प्रेरित में देख रहे हैं, एक बात बताइए, ब्लैक मनी पर कौन प्रहार कर सकता है? आरबीआई कर सकती है कि केंद्रीय बैंक को, मतलब भारत की सरकार को करना पड़ेगा? ऑब्वियसली भारत की सरकार को करना पड़ेगा। ब्लैक मनी पर तो वो छापामारी करेगी ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो वो भेजेगी ना, क्या कि जाओ पूछो उनसे कि क्या भैया दीवार कैसे नोट का बनाए हुए हैं, ये तो सरकार भेजेगी ना पूछने के लिए। यानी कि ब्लैक मनी और आधारित अर्थव्यवस्था, इस पर नियंत्रण के लिए सरकार की भूमिका आवश्यक हो जाती है। तो केवल केंद्रीय बैंक से अकेले नहीं होने वाला। यहां तक बात समझ में आएगी? तो मांग प्रेरित। एक बात बताइए, लागत जनित मुद्रास्फीति में वृद्धि, इस पर भी तो सरकार ही काम करेगी ना। अब एक बात बताइए, अभी हमने देखा ना कि जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ा, अचानक से क्या हो गया, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। ऐसे में सरकार ना आगे आई, सरकार ना गई रशिया के पास बोलने के लिए कि ऐसा है, देखो तुमको जो है ना वो स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया है, आगे की क्लासेस में पढ़ाऊंगा कि स्विफ्ट सिस्टम क्या है। तो अब तुम डॉलर में तो पैसा ले नहीं सकते हो, पैसा करो रूपी रूबल ट्रेड करते हैं हम लोग, ठीक ना। तुम हमें सस्ती दरों पर 25% 30% में डिस्काउंट में कच्चा तेल दे दो, हम जो है वो क्या करें, रुपए में तुमको पे करते हैं। एक बात बताइए, लागत जनित, अगर भारतीय सरकार जो है वो अगर रशिया के साथ ऐसा ट्रेड नहीं करती, अगर ऐसा जो है वो कोई एग्रीमेंट समझौता नहीं करती, तो आप जरा सोच के देखिए, भारत को महंगे दरों पर तेल खरीदना पड़ता कि नहीं? और अगर भारत महंगे दरों पर तेल खरीदती तो सिंपल सी बात है, भारत में सभी चीजों पर कीमतें बढ़ती ना, सभी चीजों की। तो यहाँ पर लागत जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सरकार की भूमिका प्रमुख हो जाती है। बात समझ में आया? तीसरी तरफ आप जरा बात को सोच के देखिए, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। इसको तो कंट्रोल करने के लिए पूरी की पूरी तरीके से क्या होना पड़ेगा,
सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। आप जरा सोच के देखिए ना, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने का काम किसका है? सरकार का काम है ना। आरबीआई कहां से ब्लैक मार्केटिंग रोकेगी? आरबीआई का काम ही कुछ और है। बात समझ में आ रहा? एक बात बताइए, कार्टेलाइजेशन इसको कौन नियंत्रित करेगा? सरकार करेगी। अगर आपदा के समय यदि बांध टूट गए हैं या फिर मान के चलिए कनेक्टिविटी टूट गई है, तो वहां तक राहत पहुंचाने का कार्य कौन करेगी? सरकार करेगी ना। अगर मान के चलिए कहीं दंगे उत्पन्न हो रहे हैं किसी क्षेत्र में, जो है वो विद्रोह या किसी भी कारण से क्या है, कनेक्टिविटी आंदोलन वगैरह के कारण यदि कनेक्टिविटी उस क्षेत्र में प्रभावित हो रहा है, तो इसको दूर करना कौन कर सकता है, या इस करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। यानी कि पूरा का पूरा संरचनात्मक मुद्रास्फीति भी कौन नियंत्रित करेगा? सरकार। बात समझ में आया? ठीक ना। तो खाली आरबीआई से काम नहीं होने वाला है, आरबीआई प्लस सरकार। लेकिन हाँ, अगर आपसे प्रश्न के रूप में ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि भारत में महंगाई को नियंत्रित करना ये किसका दायित्व है, तो आप आरबीआई मेंशन कीजिएगा। बात समझ में ना? क्यों? क्योंकि इन तीनों कारणों में मैंने बताया ना, सबसे प्रमुख कारण है मांग। सबसे प्रमुख कारण है मांग, यानी कि तरलता। तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए आप आंसर के रूप में क्या लिखिएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? तो ये था भारत में महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। यहां तक क्लियर है? इसी से संबंधित दो टर्म और देख लीजिए। अभी हम लोगों ने जस्ट चर्चा की, तो उसी से संबंधित दो टर्म और देख लीजिए। क्या है दो टर्म? एक को हम कहते हैं आयातित मुद्रास्फीति। आयातित मुद्रास्फीति, यानी कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। व्हाट इज दिस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन? एक बात बताइए, नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को आयातित मुद्रास्फीति का क्या मतलब है, कि यदि आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने के कारण यदि देश में महंगाई बढ़ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं? आयातित मुद्रास्फीति। यानी कि जिन चीजों का हम आयात करते हैं, जिन चीजों का हम आयात करते हैं, यदि इनकी कीमतों में वृद्धि हो जाए, यदि इनकी कीमतों में वृद्धि हो जाए और इस वृद्धि से देश में महंगाई बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे आयातित मुद्रास्फीति। यहां तक बात समझ में आया? आयातित मुद्रास्फीति का क्या मतलब है कि यदि इंपोर्ट के कीमत में वृद्धि होने के कारण, जैसे मान के चलिए पेट्रोलियम या कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण जो भारत में महंगाई बढ़ती है ना, वो किसका एग्जाम्पल है? वो इसी आयातित मुद्रास्फीति का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रहा? यानी कि बाहर से जो चीजें हम मंगाने के लिए मजबूर हैं, अगर उनके प्राइस में बढ़ोतरी हो गई और अगर उस कारण से महंगाई बढ़ गई, तो उसे आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। ये टर्म भी समझ में आ गया? ठीक ना। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि आयातित मुद्रास्फीति का मतलब क्या है। आई थिंक नाउ यू नो। अब आपको पता होना चाहिए क्या कि आयातित मुद्रास्फीति कहते किसको है। यहां तक बात समझ में आ गया? ठीक। एक और टर्म देखिए इसी से संबंधित, जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन वेज स्पाइरल। इसको कहते हैं मुद्रास्फीति वेतन सर्पिल। बात तो समझिएगा, ये मुद्रास्फीति वेतन सर्पिल है क्या? जरा बात को समझिएगा। क्या हुआ कि मान के चलिए अर्थव्यवस्था में महंगाई है, अर्थव्यवस्था में किसी कारण से क्या है? महंगाई है। किसी कारण से हो, किस कारण से है वो नहीं पता, बस है।
महंगाई है, चाहे उसके पीछे कारण मांग जनित हो, लागत जनित हो, संरचनात्मक हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, महंगाई है। अब जरा सोच के देखिए, महंगाई है तो जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे क्या कि सर इतने में हमारा गुजारा नहीं चल रहा है, थोड़ी सैलरी बढ़ा दीजिए। तो भी लगेगा लॉजिकल बात बोल रहा है क्या कि बताओ, एक साल पहले तुमको अगर हम 20,000 दे रहे थे तो एक साल में महंगाई बढ़ गई है, तो आपकी सैलरी भी तो कुछ बढ़नी चाहिए ना, ठीक ना? आपकी सैलरी भी तो कुछ बढ़नी चाहिए। तो 20,000 जो आप एक साल पहले दे रहे थे, आज भी 20,000 दीजिएगा तो फिर दिक्कत होगी ना उस इंप्लॉय को। आपने क्या किया? बोला हाँ बात तो सही है, चलो हम तुम्हारा वेतन बढ़ा देते हैं। आपने क्या किया? वेतन बढ़ा दिया। अब एक बात बताइए, आपने जैसे ही वेतन बढ़ाया, आपने क्या किया? जैसे ही वेतन बढ़ाया, इस वेतन के बढ़ते ही क्या हो गया? मांग अर्थव्यवस्था में बढ़ गई कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, कल तक मैं 20,000 कमा रहा था, आज मैं मान के चलिए अगर 22,000 कमा रहा हूँ या 23,000 कमा रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है 3,000 रुपया मेरे पास एक्स्ट्रा है ना खर्च करने के लिए, ठीक ना? तो अगर मेरे पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा है तो मैं बाजार में मांग ज्यादा क्रिएट करूंगा। अब अर्थव्यवस्था में यदि मैं मांग ज्यादा क्रिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा? इस मांग में बढ़ोतरी के कारण फिर से महंगाई बढ़ेगी। बढ़ेगी ना? अब फिर महंगाई बढ़ेगी तो फिर आप पहुंच जाइएगा मेरे पास क्या कि सर 23,000 में गुजारा नहीं हो रहा है, सर महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, तो 25,000 कर दीजिए। दिख रहा ना? तो यानी कि देख रहे हैं, महंगाई में बढ़ने के कारण वेतन बढ़ रहा है, वेतन में बढ़ने के बाद कारण मांग बढ़ रही है, और वेतन में मांग में बढ़ोतरी के कारण फिर से महंगाई बढ़ रही है। फिर से महंगाई बढ़ेगी तो फिर से वेतन बढ़ाना हो गया। इसी को कहते हैं वेज प्राइस स्पाइरल, इन्फ्लेशन स्पाइरल, चक्र ये चलता रहता है कि महंगाई बढ़ेगी तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो आप मांग ज्यादा क्रिएट कीजिएगा, और मांग ज्यादा क्रिएट कीजिएगा तो फिर महंगाई बढ़ेगी। तो ये चक्र जो है वो हमेशा चलता रहता है। इसी को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन प्राइस स्पाइरल या इन्फ्लेशन वेज स्पाइरल, किसी भी नाम से समझ सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर्पिल का क्या है? स्पाइरल कैसे जो है वो एक के कारण दूसरा, दूसरे के कारण तीसरा, कैसे जो है ये चक्र जो है वो निरंतर 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 चलते रहता है, ठीक ना? इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन वेज स्पाइरल। यहां तक क्लियर है? अगला टर्म देखिए इसी से रिलेटेड है, इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं इन्फ्लेशन टैक्स या मुद्रास्फीति कर। मुद्रास्फीति कर, बात को जरा ध्यान से समझिएगा। व्हाट डज इट मीन? इन्फ्लेशन टैक्स, मुद्रास्फीति कर का मतलब क्या है? मुद्रास्फीति कर का सिंपल सा मतलब है कि ये कोई प्रकार का टैक्स नहीं है। जैसे एक बात बताइए, आपको पता होगा अगले जब चैप्टर में हम पढ़ेंगे ना टैक्सेशन, उस टाइम करों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक ना? कर क्या होता है? सरकार जो आपके आय पर या आपके उपभोग पर, ठीक ना, आपके आय पर या आपके उपभोग पर जो सरकार आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपसे चार्ज करती है, उसी को क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं, ठीक ना? जैसे कि इनकम टैक्स होता है कि तुम इतना कमाते हो तो इतना दो, सरकार मां बोलती है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इनकम टैक्स। या मान के चलिए आप गए खरीदने के लिए चिप्स का पैकेट, उस पर लिखा हुआ है 10 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, एक तरह का टैक्स हुआ ना? तो हमारे आय पर या हमारे उपभोग पर जो सरकार टैक्स लगाती है उस, या फिर जो प्राप्त करती है, उसको हम टैक्स कहते हैं। लेकिन यहां पर टैक्स का ऐसा कोई मतलब नहीं है। एक बात बताइए, टैक्स के कारण होता क्या है? जब आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो क्या हो जाता है? आपकी खरीद पाने की क्षमता कम हो जाती है, यही होता है ना? टैक्स देने के कारण क्या होता है? आपकी खरीद पाने की क्षमता घटती है। इसको ऐसे समझिए। एक बात बताइए, मैं कमा रहा हूं मान के चलिए अगर 50,000 रुपया पर महीना, ठीक? अब एक बात बताइए, सरकार मेरे को क्या बोलती है कि इस पर जो है वो 10% टैक्स दो, 10% टैक्स दो। तो एक बात बताइए, 5,000 रुपया सरकार ले ले रही है ना? तो एक बात बताइए, मेरी खर्च कर पाने की क्षमता कम हो गई कि नहीं? पहले मैं 50,000 खर्च कर पाता, लेकिन क्या हो गया है? चूंकि सरकार टैक्स ले ले रही है तो अब मैं 45,000 ही खर्च कर सकता हूं। इट मीन्स व्हाट? माई डिस्पोजेबल इनकम इज रिड्यूसिंग, मेरी खर्च कर पाने की क्षमता कम हो रही है, ठीक ना? यही प्रभाव महंगाई का भी होता है। महंगाई भी तो यही करती है, आपकी खरीद पाने की क्षमता को कम कर देती है। यानी कि पिछले साल आप 50,000 में जितना सामान खरीद सकते थे, महंगाई में बढ़ोतरी के कारण इस साल आप जो है वो 50,000 में उतना सामान नहीं खरीद सकते। गेटिंग माय पॉइंट?
पिछले साल आप 50,000 में जितना सामान खरीद सकते थे, इस साल आप 50,000 में उतना सामान नहीं खरीद सकते हैं। तो आपको नहीं देख के लग रहा है कि इसने भी तो वैसा ही वाला काम किया ना जैसा टैक्स कर रहा था, टैक्स भी तो ऐसा ही कुछ कर रहा था, वैसा ही काम इसने भी किया। ये बात समझ में आ रही है ना? इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इन्फ्लेशन टैक्स, यानी कि मुद्रास्फीति कर। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव वैसा ही है जैसा टैक्स का होता है। मुद्रास्फीति कर अपने आप में कोई कर नहीं है, मैं पहले ही समझा चुका हूं, ये बात बता चुका हूं, अभी बोला ना। बस क्या है, बस क्या है कि महंगाई जो है वो अर्थव्यवस्था में वैसा ही प्रभाव उत्पन्न करती है जैसा प्रभाव कौन उत्पन्न कर रहा होता है? कर। इसी कारण से इसको क्या कह देते हैं हम? महंगाई कर या मुद्रास्फीति कर कह देते हैं। इसी कारण से हम इसको इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ये बात भी समझ में आ गई इन्फ्लेशन टैक्स क्यों कह रहे हैं? ठीक, तो ये था आपका अगला कॉन्सेप्ट। यहां तक क्लियर हो गया? इन्फ्लेशन टैक्स समझ में आ गया। चलिए, जब इन्फ्लेशन टैक्स समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं किस तरफ? कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, कि आखिर महंगाई की गणना कैसे की जाती है। महंगाई की गणना कैसे की जाती है? देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में महंगाई की गणना करने के लिए क्या होते हैं? तीन प्रमुख आधार हो सकते हैं, तीन प्रमुख तरीके हो सकते हैं। तीन प्रमुख तरीके लिख लीजिए, तीन प्रमुख तरीके हो सकते हैं जिससे किसी भी अर्थव्यवस्था में महंगाई के दर के बारे में पता चल सकता है। इसमें से पहले तरीके को हम क्या कहते हैं? पीपीआई। ठीक ना? पीपीआई को कहते हैं उत्पादक मूल्य सूचकांक। सूचकांक, या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उत्पादक मूल्य सूचकांक। क्या है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स या उत्पादक मूल्य सूचकांक? बात को समझिएगा। यदि उत्पादन के स्तर पर ही जाकर वस्तुओं की कीमतों का आकलन कर लिया जाए तो हम इसके बेसिस पर क्या कर सकते हैं? हम सभी उत्पादों की कीमतों का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक ना? इसके लेवल पर हम क्या कर सकते हैं? सभी। एनी प्रॉब्लम सर? एनी प्रॉब्लम? तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि उत्पादक मूल्य सूचकांक। जरा बात को समझिएगा। मान के चलिए क्या है, पिछली बार उत्पादन के स्तर पर ही पता किया गया, उत्पादन के स्तर पर, यानी कि खेतों में गेहूं की जब कटाई हुई ना तो किसानों से पता किया गया क्या कि पिछले साल आप लोगों ने मान के चलिए 5 रुपए किलो बेचा था, 5 रुपए प्रति किलो बेचा था। इस बार जो है वो कितने रुपए किलो बेचिएगा? ठीक, आपने क्या कहा? आपने कहा क्या कि हम कितने रुपए किलो बेचेंगे? इस बार जो है वो 6 रुपए किलो बेचेंगे। तो एक बात बताइए, उत्पादन के स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी का पता लगाया जा सकता है कि नहीं? इसी को कहते हैं हम उत्पादन मूल्य सूचकांक, या क्या है? क्या है? उत्पादक मूल्य सूचकांक। यानी कि उत्पादक के स्तर पर ही, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसी स्तर पर आपने क्या किया? गणना करके, उसी स्तर पर आपने स्टडी करके ये पता लगाने का प्रयत्न किया कि पिछले वर्ष की तुलना में कीमतों में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। अगर हमें इसके बारे में पता चल जाता है तो हम इसे क्या कह सकते हैं? हम इसे कह सकते हैं उत्पादक मूल्य सूचकांक। यहां तक क्लियर हो रहा है? आपको बता दूं कि भारत में उत्पादन के स्तर पर मुद्रास्फीति की गणना नहीं होती है, यानी कि भारत में पीपीआई अभी तक नहीं है। ठीक ना? भारत में पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर के लेवल पर, उत्पादन के स्तर पर महंगाई की गणना अभी तक नहीं होती है। हालांकि वर्ष 2020 में इसके लिए कमेटी बनाई गई है, रमेश चंद्र समिति, जिसको बोला गया है क्या कि इस बारे में स्टडी करो कि क्या हम भारत में भी पीपीआई को जो है वो लागू कर सकते हैं क्या। तो इस संदर्भ में भारत में स्टडी करने के लिए रमेश चंद्र समिति का अलग से गठन किया गया है। हालांकि अभी तक जो है वो भारत में पीपीआई के स्तर पर गणना नहीं होती है ऑफिशियल।
यहां तक क्लियर हो गया पीपीआई। ठीक, तो जब पीपीआई क्लियर हो गया तो अगले लेवल पर हम पहुंचते हैं, विच इज व्हाट, विच इज डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई क्या है? डब्ल्यूपीआई का मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स। यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। क्या मतलब है थोक मूल्य सूचकांक का? थोक मूल्य सूचकांक का सिंपल सा मतलब है कि थोक बाजार के स्तर पर, थोक बाजार के स्तर पर, होलसेल मार्केट के स्तर पर वस्तुओं एवं वस्तुओं के मूल्य में उतार चढ़ाव का अध्ययन कर लेना, कीमतों में उतार चढ़ाव का अध्ययन कर लेना। इसके बेसिस पर जो हम इंडेक्स बनाते हैं हम उसे क्या कहेंगे? थोक मूल्य सूचकांक। यहां तक क्लियर हुआ? थोक मूल्य सूचकांक किसे कहते हैं? ठीक ना। आपको बता दूं कि भारत में 2014 से पहले, वर्ष 2014 से पहले तक, 2014 से पहले तक डब्ल्यूपीआई ही भारत में मुद्रास्फीति की गणना का प्रमुख सूचकांक हुआ करता था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, वर्तमान में नहीं है। प्रश्न में आपसे यही पूछेगा कि क्या डब्ल्यूपीआई जो है वो स्टेटमेंट के रूप में अगर देगा तो यही पूछेगा क्या कि डब्ल्यूपीआई जो है वो भारत में महंगाई की गणना का प्रमुख सूचकांक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 2014 में क्या था? उर्जित पटेल कमेटी का गठन किया गया था। वही उर्जित पटेल, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, शक्तिकांत दास जी से पूर्व जो भारत के रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे वही उर्जित पटेल। उर्जित पटेल कमेटी का गठन किया गया था। उस टाइम जो है वो भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन जी हुआ करते थे। ठीक ना। तो उर्जित पटेल कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने क्या कहा? इसी कमेटी ने कहा कि डब्ल्यूपीआई की जगह सीपीआई, जो कि हमारा तीसरा वाला पॉइंट होने वाला था, देखा ना, दूसरा है डब्ल्यूपीआई तो तीसरा क्या होगा? सीपीआई। तो इन्होंने ही रिकमेंड किया कि डब्ल्यूपीआई के स्थान पर सीपीआई को भारत में मुद्रास्फीति की गणना का प्रमुख आधार बना दिया जाना चाहिए। देखना, नहीं तो उससे पहले कौन सा होता था? डब्ल्यूपीआई। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक। और इन्होंने बोला था उस टाइम जो है वो सीपीआई लगभग 10% के आसपास चल रहा था, यानी कि सीपीआई की गणना होती थी लेकिन प्रमुख सूचकांक जो था वो कौन था? डब्ल्यूपीआई था। यानी कि सरकार के जो भी नीति निर्णय होते थे या आरबीआई का जो भी एक्शन होता था, ऑल दोस थिंग्स वर बेस्ड ऑन व्हाट? दे वर बेस्ड ऑन डब्ल्यूपीआई, बिकॉज व्हाट? डब्ल्यूपीआई वाज द मेजर इंडेक्स फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द नेशन। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? तो सीपीआई उस टाइम गणना होती थी लेकिन प्रमुख सूचकांक नहीं था। ठीक। तो सीपीआई जो है उस टाइम 10% हुआ करता था। तो इसी उर्जित पटेल कमेटी ने क्या कहा कि अगले वर्ष से हर साल हमें क्या करना है? 2-2% इसमें कमी करनी है। 2014 में जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने क्या कहा कि अभी 10% पर है ना, तो हर साल हमें इसको 2-2% घटाना है और फिर हमको इसे 4 ± 2% के ब्रैकेट में लाकर फिक्स कर देना है। मतलब इसी ब्रैकेट में रखना है, इससे बाहर नहीं जाने देना है, इसी के अंदर रखना है, 4 ± 2%। यहां तक क्लियर हुआ? यानी कि ये 4 ± 2% अभी जस्ट बताया था ना, इसका टारगेट किसने दिया है? उसी उर्जित पटेल समिति ने दिया। पीटी में ये भी पूछा जा सकता है या किसी भी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो 4 ± 2% का लक्ष्य जो है ये किस कमेटी ने सजेस्ट किया था? तो याद होना चाहिए उर्जित पटेल समिति। यहां तक क्लियर हुआ? ये उर्जित पटेल समिति की ही जिम्मेदारी है। क्लियर? 4 मतलब का ही कहना है कि 4 ± 2% का लक्ष्य होगा। यहां तक क्लियर है? जरा बात को समझिएगा, डब्ल्यूपीआई है क्या? भारत में डब्ल्यूपीआई की गणना कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्रालय। पहली बात तो यही ध्यान रखिएगा, आपको यही फंसा लेगा वो एग्जाम में। ऑप्शन में दे देगा वित्त मंत्री, आप तुरंत बोलेगा अच्छा हाँ पैसा से संबंधित बात है तो वित्त मंत्री ही कर रही होगी। ऐसा नहीं है, वाणिज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इट इज द ड्यूटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक ना, वाणिज्य मंत्रालय इसकी गणना करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। यहां तक क्लियर है? ठीक। इतना ही नहीं, ये प्रत्येक माह में
एक बार जारी होता था, ठीक ना, एक बार जारी होता है, और इसकी गणना पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में की जाती है। भारत में आपको पता है ना, जो क्रॉप सीजन है ये मौसम आधारित है ना, क्रॉप सीजन जो भी उत्पादन वगैरह होता है ये मौसम पर बहुत ज्यादा आधारित है, मौसम आधारित होता है। इसीलिए जब हम महंगाई की गणना करते हैं ना, तो हम पिछले महीने की तुलना में अगले महीने पर नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम पिछले साल के इसी महीने को इस साल इस महीने से कंपेयर करते हैं। जैसे एक बात बताइए, गेहूं की कटनी का समय कब होता है? वही अप्रैल, मार्च अप्रैल में होता है ना। एक बात बताइए, गेहूं की कटनी का समय हर साल मार्च अप्रैल में होता है। एक बात बताइए, गेहूं के प्राइस में जो फ्लक्चुएशन हम पिछले साल इसी महीने से तुलना करेंगे तब ना पता चलेगा। हाँ, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक, नहीं तो हमें पता ही नहीं चल सकता है क्या कि इसमें उतार चढ़ाव आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो इसीलिए आवश्यक क्या है कि हम महंगाई की गणना क्या करें, पिछले महीने, पिछले साल के उसी महीने की तुलना में करें। यहां तक क्लियर है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी तरीके से क्या किया जाता है, WPI की गणना की जाती है। यानी कि महीने का डेटा मिलेगा, WPI महीने का डेटा आपको मिलेगा। दिखाता हूं, देख रहा, ये तो कंपेयर कर रहा पिछले महीने से, पिछले महीने से नहीं करना है, देख रहा। 2023 में क्या है, WPI -3.48%, यानी कि महंगाई नकारात्मक में। हम नकारात्मक का क्या मतलब है, डिफ्लेशन, यानी कि WPI के स्तर पर यदि हम देखें तो महंगाई घट रही है। यहां तक क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आ रहा ना, WPI यहां तक क्लियर है, ठीक। चलिए जरा बात को समझिएगा, आगे बात को बढ़ाते हैं। WPI की गणना जो होती है वो वर्तमान में WPI की गणना में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, ओनली गुड्स नो सर्विसेज, केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन के रूप स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। WPI की गणना में जो है वो केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक बास्केट तैयार किया गया है, इस बास्केट में 697 प्रोडक्ट्स हैं, कुल 697 उत्पाद हैं, ठीक ना। इन उत्पादों की कीमतों को क्या कर दिया गया है, एक आधार वर्ष के साथ जो है वो फिक्स कर दिया गया है। GDP में जैसे हम लोगों ने देखा था ना, आधार दर पर GDP की गणना, सेम वही, ठीक ना। 2017 के प्राइस के बेसिस पर क्या कर दिया गया है, इसमें को फिक्स कर दिया गया है। और क्या कर दिया जाता है, अब यहां से इसमें देखा जाता है कि कितना उतार चढ़ाव हो रहा है। यानी कि 2017 में ये 697 उत्पाद लिए गए थे, इसमें इसके उत्पाद वगैरह चेंज होते रहते हैं हर 5 साल में। जैसे मान के चलिए जो चीज प्रचलन में अब नहीं रहा या जिसका ज्यादा अब प्रयोग नहीं हो रहा है तो उसको इस बास्केट से बाहर कर दिया जाता है। कोई नए प्रोडक्ट हैं जो अचानक से मार्केट में खूब ज्यादा यूज में आ गए हैं तो उसको इस बास्केट में ऐड कर दिया जाता है। सामान्यतः 5 साल के बाद और 10 साल से पहले पहले इस बास्केट में जो है वो चेंज किया जाता है। वर्तमान में इसमें कितने हैं प्रोडक्ट, 697। इन 697 प्रोडक्ट को 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। इन 697 प्रोडक्ट को 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। पहले को कहते हैं प्राथमिक उत्पाद, प्राथमिक उत्पाद, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि जो दिन प्रतिदिन की हमारी चीजें हैं, जैसे कि FMCG हो गया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कुछ ड्यूरेबल गुड्स वगैरह, ये सारे जो है वो इसी में आते हैं प्राथमिक उत्पाद में। अनाज हो गया, ये सारी चीजें आपके किस में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे, ठीक ना। इन प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत टोटल 117 वस्तुओं को रखा गया है, 117 वस्तुओं को रखा गया। दूसरा है वो आता है, उसको हम कहते हैं विनिर्मित उत्पाद, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, विनिर्मित उत्पाद। लोग यहां देखिएगा, प्राथमिक उत्पाद में ज्यादातर वो उत्पाद होते हैं जो क्या है, जो हमारी मतलब डेली की नीड्स है, अनाज हो गया, खान पान से संबंधित हो गया, इन सबको हम क्या कहेंगे, फल सब्जी, साग, चाय, ये सब किसमें आ जाएंगे, प्राथमिक उत्पाद। FMCG जो है वो इसमें आएगा, विनिर्मित उत्पाद में आएगा, जैसे कि साबुन हो गया, तेल हो गया, इन सब का विनिर्माण होता है ना,
मैन्युफैक्चर होते हैं ना, ये फैक्ट्रीज में कहीं ना कहीं बन रहे होते हैं ना, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सबसे ज्यादा यही है 560। ये है विनिर्मित उत्पादों की संख्या। तीसरा जो इसमें ब्रैकेट आता है वो क्या है, वो है फ्यूल पार लुब्रिकेंट, यानी कि क्या है, ईंधन, ऊर्जा। इससे संबंधित टोटल कितने उत्पाद हैं, 14 उत्पाद हैं। जोड़ के देखिए इतना ही आएगा, ठीक ना, नहीं 16 उत्पाद होंगे, 16 उत्पाद, जोड़ के देखिए इतना ही आएगा, ठीक ना। 564, 117 और कितना है 16, इन तीनों को जोड़ के देखिए आप, इतना ही आ जाएगा 697। ठीक, तो देख रहे हैं ना, तीनों का जो है वो अलग अलग क्राइटेरिया है। ठीक, ये टोटल 697 वस्तुओं को, जैसे अभी मान के चलिए क्या चल रहा है, जुलाई 2023, जुलाई 2023 चल रहा है ना, तो देखा जाएगा जुलाई 2030 में इन सारे उत्पादों को खरीदने की, मतलब सभी की कीमतों को ऐड किया जाएगा। अब मान के चलिए ये सारे उत्पाद जो है वो खरीद लिए गए कितने में, 1000 रुपए में, 1000 रुपए में खरीद लिया गया। तो क्या किया जाता है कि देखा जाता है कि जुलाई 2022 में इसको कितने में खरीदा गया था, 2022 में। अगर मान के चलिए जुलाई 2022 में इन सभी चीजों को खरीदने में 900 रुपया लगा था, ठीक ना, 900 रुपया लगा था, तो जरा सोच के देखिए कितना परसेंट, लगभग 11% के आसपास महंगाई बढ़ गई ना। पिछले साल की इसी महीने की तुलना में इसको कैलकुलेट किया जाएगा। पिछले साल इसी महीने में इसको खरीदने में 900 रुपया लगा था, इस साल इसी महीना में इसको खरीदने में 1000 रुपया लग रहा है, तो यानी कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, लगभग 11% के आसपास। क्लियर हुआ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, इन सब का वेटेज अलग अलग है, वही दिखा रहा था आपको, ये देखिए इन सब का वेटेज अलग अलग है, दिख रहा WPI, ये PI भी है। यहाँ एक चीज देखिए, अभी आपको बताया ना WPI की गणना कौन करता है, वाणिज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बताया ना, ठीक ना, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक, इसमें देखिए यही 3 है ना, प्राइमरी आर्टिकल्स यानी कि प्राथमिक उत्पाद, फ्यूल पार यानी कि ईंधन एवं ऊर्जा, और तीसरा क्या है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। यही तो मैंने भी बताया आपको, मैंने कुछ और बताया है क्या, प्राथमिक उत्पाद, विनिर्मित उत्पाद, ईंधन और ऊर्जा, इन्हीं तीनों के आधार पर अध्ययन होता है। ठीक, आगे देखिए, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसको है, तीनों का वेटेज देखिए, सबसे ज्यादा वेटेज है 64% मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। अभी दिखाया ना, 697 में से 564 प्रोडक्ट तो इसी के हैं, ठीक ना, सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी को है, ठीक ना। दूसरे नंबर पर प्राइमरी आर्टिकल और तीसरे नंबर पर क्या है, फ्यूल पावर। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है ना। हाँ, चलिए वही चीज यहां भी दे रखा है। देख रहे हैं प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या क्या आते हैं, वही बताया ना अभी आपको, खाने पीने की चीजें। प्राथमिक उत्पाद में अनाज हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, दालें हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, सब्जियां वगैरह, मिल्क वगैरह, ये सब आ जाएगा प्राथमिक उत्पाद में। ठीक, फ्यूल पार में वही LPG सिलेंडर वगैरह, और इनमें देखिए बाकी प्रोडक्ट जैसे मैन्युफैक्चर्ड फूड प्रोडक्ट, ऑयल, फैट्स, ठीक ना, बेवरेजेस, टोबैको, कपड़ा, सब चीजें, साबुन वबुन, साबुन सर्फ वगैरह जो सब आप यूज करते हैं वो सब इसमें आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक ना, समझ में आ गया ना। तो ये है आपका क्या, ये है आपका WPI। WPI में क्या प्रोडक्ट होते हैं, कैसे गणना होती है, ये क्लियर हो गया। वाणिज्य मंत्रालय याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल मत। 697 प्रोडक्ट हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 564 उसमें से जो है वो मैन्युफैक्चर्ड है सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर है प्राथमिक उत्पाद जो कि कितने हैं, 117, और तीसरे नंबर पर है 16 प्रोडक्ट किसके, फ्यूल और पावर के, यानी कि ऊर्जा और ईंधन से संबंधित। इन्हीं के प्राइस में कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैं समझा चुका हूं। पिछले साल इसी महीने इसको खरीदने में कितना पैसा लगा, ठीक ना, इस साल सेम चीजों को खरीदने में कितना पैसा लग रहा है। अगर कीमत बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या है, महंगाई है। अगर कीमत घट गई तो इसका मतलब क्या है, महंगाई नहीं है, डिफ्लेशन है, अपस्फीति, अपस्फीति है। दिखा ना, -3.84 था ना, तो यानी कि अपस्फीति चल रहा है। WPI के बेसिस पर अपस्फीति है, लेकिन हम परेशान नहीं है। क्यों हम परेशान नहीं है, अगर एग्जैक्ट, अगर जरा सोच के देखिए, अगर WPI मेन बेंचमार्क होता ना, और अगर हम माइनस में चले जाते, अभी दिखाया ना -3.84 था, यानी कि पिछले साल इनको खरीदने में जितना पैसा लगा है उससे कम लगा है। इस पूरे भारत में हंगामा हो चुका होता, अभी तक तो जो है
लेकिन अब हम इसको प्रमुख बेंचमार्क मानते ही नहीं है। इस कारण से इसमें कितना भी फ्लक्चुएशन हो रहा होता है हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार किसको टारगेट कर रही है? सीपीआई को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को 4 से 6% के 2 से 6% के बीच में रखने के लिए वो प्रयास करती है। डब्ल्यूपीआई के बारे में सोचती ही नहीं। इसी कारण से देखते हैं ना, डब्ल्यूपीआई में खूब फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा, सीपीआई जो है वो फिक्स देखने को मिलेगा। दिखाता हूं आपको इमेज के रूप में। दिखाता हूं पीआईबी पर ही जाकर। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा आए हैं ना, हम उसकी बात करेंगे, हम वही देखना चाह रहे हैं। ठीक, आ गया? देखिए, आपको दिखेगा महंगाई, महंगाई इधर गया, महंगाई, मुद्रास्फीति दिख रहा, इसने भी मुद्रास्फीति टर्म ही यूज किया, दिख रहा, औसत प्रतिशत में देखिए ये जो लाल वाली रेखा है ये क्या दिखा रही है? ये लाल वाली जो रेखा है ये दिखा रही है थोक मूल्य सूचकांक, यही ना है डब्ल्यूपीआई। ये थोक मूल्य सूचकांक को निर्देशित कर रही, देख रहे हैं 1% से कभी भाग के 13% पहुंच गया, फिर 11.5% हो गया। इस पर ध्यान नहीं दे रही। अब तो गिर के, अभी देखा ना हमने मई में कितना है, -3.84, अभी जस्ट देखा ना, अभी 3.84 नेगेटिव में था। इसमें देख रहे हैं ना उतार चढ़ाव कितना तेज है। लेकिन देख रहे हैं सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सीपीआई, इसको देख रहे हैं फिर भी स्थिर रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार ने लक्ष्य दे रखा है आरबीआई को, क्या कि सीपीआई को मेंटेन रखो कितना, 4 ± 2 के रेंज में, यानी कि 2% से लेकर 6% के बीच में। यहां तक बात समझ में आ रही? सीपीआई क्लियर हुआ? हाँ, सीपीआई क्लियर हो गया ना, मतलब ये डब्ल्यूपीआई क्लियर हुआ। हाँ, अभी और पढ़ते हैं डब्ल्यूपीआई के बारे में, अभी और बातें करनी है, लेकिन ये समझ में आ गया ना मोटा मोटी क्या है डब्ल्यूपीआई और कैसे गणना हो रही है। अब जरा सोच के देखिए, इस बास्केट में टोटल 697 प्रोडक्ट्स हैं, 697 प्रोडक्ट्स हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो महंगी हो गई होंगी पिछले साल की तुलना में, कुछ चीजें जो है वो क्या हो गई होंगी, पिछले साल की तुलना में सस्ती हो गई होंगी, ना, कुछ महंगी कुछ सस्ती। इसके कारण क्या होता है कि इस बास्केट में खींचतान देखने को मिलता है। कुछ चीजें जो महंगी होती है वो इसके प्राइस को खींचकर ऊपर ले जाती है, कुछ चीजें जो सस्ती होती है वो इसके प्राइस को खींचकर नीचे लाती है। इस को क्या कहते हैं हम? इस खींचतान को कहते हैं स्क्यूफ्लेशन। इसी को क्या कहा जाता है? स्क्यूफ्लेशन, उतार चढ़ाव। ठीक, कि कुछ चीजें जो है वो प्राइस को बढ़ा दे रही है, कुछ चीजें जो है वो प्राइस को घटा दे रही है। यानी कि क्या है, इसमें एक तरह का खींचतान देखने को मिल रहा है। ठीक ना, यहां तक बात समझ में आ रही है? वर्तमान में जो है वो डब्ल्यूपीआई की गणना के लिए आधार वर्ष यानी कि कीमतों को हम कौन से बेसिस पर कंपेयर कर रहे हैं, आधार वर्ष वो क्या है? 2011-12। आधार वर्ष जो है वो 2011-12 है। लेकिन इस बास्केट को चेंज कब किया गया है? इस बास्केट को चेंज किया गया है लास्ट 2017 में। ठीक ना, इससे पहले जो है वो 664 प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, इसमें 664 प्रोडक्ट हुआ करते थे। लेकिन क्या है, 2017 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया और कुछ प्रोडक्ट बढ़ा दिए गए, मतलब टोटल कुछ घटाया गया होगा, कुछ बढ़ाया गया होगा। अब जैसे सोच के देखिए, जैसे मान के चलिए 2000 के आसपास आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग लेके आते थे ना 5 रुपया में सीडी लेके आते थे, जो लगा के देखते थे, अरे गोल वाला कंपैक्ट डिस्क लेके आते थे ना। अब एक बात बताइए, मोबाइल फोन इंटरनेट के आ जाने के बाद अब उनका प्रयोग कम हो गया कि नहीं? तो आप जरा सोच के देखिए, अगर उसको इसमें यूज शामिल कर रखा होगा तो उसको फिर बाद में निकाल दिया गया होगा। जो चीज अब प्रयोग में आ गई है उसको ऐड कर दिया गया हो, जैसे स्मार्ट वॉच। जैसे पहले इससे पहले जब बास्केट था उसमें स्मार्ट वॉच नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या होगा, अब जब भी अपडेट होगा, 5 साल बाद जनरली अपडेट होता है,
तो अब जब भी अपडेट होगा तो इसमें स्मार्ट वॉच को ऐड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब लोग जो है उसका प्रयोग ज्यादा करने लग गए हैं। तो ऐसे ही होता है, कुछ चीजों की छटनी हो जाती है जिन चीजों का प्रयोग कम हो गया है, और कुछ नई चीजें जो प्रयोग में ज्यादा आ गई हैं उसको ऐड कर दिया जाता है। बात समझ में आ गया? हाँ, जैसे मान के चलिए पुराने जमाने में हम लोग देखते थे, वो नहीं होता था वो वाला जो कैसेट लगाते थे, अरे गोल गोल वाला नहीं होता था, सिंपल जो कैसेट लगाते थे और जो गाना बजाते थे, टेप रिकॉर्डर वगैरह। अब एक बात बताइए, आज के जमाने में उसका कोई प्रयोग है? आप मोबाइल फोन पर आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक बात जरा सोच के देखिए, उस टाइम डब्ल्यूपीआई में वो रहा होगा ना, अब उसको निकाल दिया गया होगा, उसकी जगह जो है वो नए प्रोडक्ट ऐड हो गए होंगे। हाँ, अब एक बात बताइए, ईयरबड्स हम लोग जो कान में लगा के टहलते रहते हैं, ईयरबड्स पहले नहीं होगा, अब उसको ऐड किया जाएगा। तो ऐसे ही होता है, कुछ चीजों को हटा दिया जाता है, कुछ चीजों को नया ऐड कर दिया जाता है, ठीक ना। तो 2017 में क्या हुआ है, इसमें परिवर्तित किया गया है, लेकिन आधार वर्ष 2011-12 है। हम कंपेयर करते हैं ना, वो जो सीरीज चलती है कि इन 697 प्रोडक्ट का 2011-12 में क्या प्राइस, और वहां से हम प्राइस को क्या कर रहे होते हैं, हर साल उस महीने के हिसाब से देख रहे होते हैं पिछले साल की तुलना में कितना बढ़ा घटा है। यहां तक बात समझ में आ रही? हालांकि इसमें भी बात चल रहा है कि इसके भी आधार वर्ष को परिवर्तित किया जाए। बहुत लंबा समय हो गया ना, आधार वर्ष को परिवर्तित करके 2020 करने की बात की जा रही है, ठीक ना। इसीलिए क्या किया गया है, रमेश चंद्र समिति का गठन किया गया है। यहां तक बात समझ में आया? रमेश चंद्र समिति का गठन किया गया है, और इस रमेश चंद्र समिति को ही जिम्मेदारी दी गई है कि तुम देखो कि क्या हम डब्ल्यूपीआई से पीपीआई की तरफ बढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? डब्ल्यूपीआई से पीपीआई की तरफ बढ़ सकते हैं। मुद्दा क्या है कि भारत सरकार क्यों चाह रही है पीपीआई की गणना करना? क्यों? क्योंकि अब जरा सोच के देखिए, यदि उत्पादन के स्तर में ही अगर हमें पता चल जाए प्राइस में फ्लक्चुएशन का, तो हम ज्यादा अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं ना क्या कि बाद में कहां पर प्राइस बढ़ा है। सभी तो हो सकता है कि किसानों को पिछले साल जो इतना पैसा मिला था उतना ही पैसा मिले, पर बीच में यहाँ पर किसानों के बाद जो आया है, बीच में कहीं जमाखोरी हो रही है, कहीं ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जिसके कारण क्या है, थोक बाजार पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर हम पीपीआई पर गणना करने लग जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि किसानों को कितना प्राइस मिल रहा है, तो हम पता लगा सकते हैं कि कहीं ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही है, कहीं जमाखोरी तो नहीं हो रही है। अब जरा सोच के देखिए, टमाटर जो किसान उगा रहा है उसको पिछले साल जो प्राइस मिला था वही प्राइस मिल रहा है, लेकिन थोक मार्केट में जब हम जा रहे हैं तो अचानक से प्राइस बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उत्पादन में कोई कमी नहीं है, पिछले साल जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना ही प्रोडक्शन हुआ है, तो फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसका मतलब है कि किसी ने जमाखोरी की है या किसी ने माल को डाइवर्ट किया है, अभी ना। तो अगर सरकार पीपीआई पर गणना करने लग जाए तो डब्ल्यूपीआई मतलब जब कंपेयर किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं कोई जमाखोरी तो नहीं कर रहा, कहीं कोई जो है वो होर्डिंग तो नहीं कर रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा कि महंगाई को कंट्रोल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। प्याज में अक्सर यही होता है। प्याज में अब देखिए, अगर बारिश खराब हो गई या मान के चलिए फसल बर्बाद हो गई, अगर उस कारण से महंगाई बढ़ रही है तो पता चल जाएगा ना उत्पादन के स्तर पर, उत्पादन के स्तर पर ही महंगा हो गया है। पिछले साल माल ज्यादा था तो किसानों ने कम में बेचा, इस बार जो है वो ज्यादा में बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि माल ही कम है। तो अगर वहां पर महंगाई बढ़ रही है तब तो पता चल रहा है, तब समझ में आ रहा है क्या, चलो कि उत्पादन कम हुआ है, किसानों को लाभ भी मिल रहा है, और क्या है, महंगाई है, और उसकी जिस रेट में वहां बढ़ा है उसी रेट में अगर डब्ल्यूपीआई में भी बढ़ा है तो ये दोनों पैरिटी में लग रहा है, ये दोनों जो है वो तुलनात्मक रूप से ठीक लग रहा है। लेकिन वहां तो वही प्राइस है, या फिर मान के चलिए थोड़ा बढ़ा और यहाँ बहुत बढ़ गया, इसका मतलब इस बीच में कहीं घपला हुआ है। तो सरकार जो है वो क्या कर सकती है, फिर इस पर कार्रवाई कर सकती है, छापामारी करेगी, पता करेगी क्या कि किसने प्याज दबा रखा है, किसने जो है वो इधर उधर किया है, ब्लैक मार्केट किया है। तो इससे क्या हो जाएगा ना, सरकार की प्रभावशीलता बढ़ जाएगी, सरकार जो है वो ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर पाएगी। इसीलिए समिति को यह भी जिम्मेदारी दी गई है कि तुम अध्ययन करो और अध्ययन करके बताओ क्या कि डब्ल्यूपीआई से हम पीपीआई की तरफ मूव कर सकते हैं कि नहीं, ठीक ना। खैर अभी इस कमेटी का रिकमेंडेशन नहीं आया है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं क्या कि जब भी रिकमेंडेशन आएगा तो वो इस संदर्भ में भी कुछ बात करेंगे। यहां तक क्लियर है? देखिए ये तो हम लोगों ने देखा डब्ल्यूपीआई। अब देखिए डब्ल्यूपीआई में कुछ समस्याएं, डब्ल्यूपीआई की समस्याएं हैं क्या, जरा बात को समझिएगा। डब्ल्यूपीआई की समस्याओं में सबसे पहली समस्या तो है कि ये केवल वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को ही
गणना करता है। मैंने आपको बताया ना कि ये जो 697 है ये सारे के सारे क्या है, उत्पाद है, सारे के सारे वस्तु हैं, गुड्स हैं, इसमें एक भी सेवा नहीं है, सर्विसेज है ही नहीं। अब आप जरा सोच के देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में कितनी सारी सेवाओं का उपभोग करते हैं, लेकिन डब्ल्यूपीआई में एक भी सेवा है ही नहीं। तो एक बात बताइए, इसको हम कैसे बोल सकते हैं क्या कि ये जो है वो भारत में महंगाई का एक सही बेंचमार्क? क्यों? क्योंकि इसमें तो सेवाएं हैं ही नहीं, जबकि सेवाएं जो है वो हमारे उपभोग का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। हम जो है वो डेली अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में ही कई सारी सेवाओं का उपभोग करते हैं, लेकिन ये जो है वो क्या है, ये सेवाओं को सम्मिलित ही नहीं करता है। बात समझ में आ रहा? ठीक ना? तो पहली तो समस्या ये है इससे संबंधित। दूसरी समस्या की बात करें तो एक बात बताइए, थोक मूल्य सूचकांक, ये थोक बाजार के स्तर पर यानी कि होलसेल मार्केट के स्तर पर वस्तु सेवाओं की कीमतों में उतार चढ़ाव की गणना करता है। उतार चढ़ाव की गणना करता है, परंतु आम लोग जो है वो कहां उपभोग करते हैं? आम लोग तो उपभोक्ता के स्तर पर यानी कि खुले बाजार से उपभोग करते हैं, परंतु हम लोग या आम उपभोक्ता ये तो खुले बाजार के स्तर पर जो है वो उपभोग करते हैं। यानी कि क्या हुआ, ये सही पैमाना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक बात जरा सोच के देखिए ना कि थोक बाजार के स्तर पर जो है वो हम लोग वस्तु सेवाओं का यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग थोक बाजार से जाके सामान थोड़ी खरीदते हैं, हम तो खुदरा बाजार से खरीदते हैं ना। तो एक बात बताइए, लोग खरीद रहे हैं जिस स्तर पर, उस स्तर पर तुम स्टडी ही नहीं कर रहे हो, तो तुमको कैसे जो है वो मेन बेंचमार्क मान ले? दूसरी समस्या समझ में आई? पहली समस्या क्या है, केवल वस्तु सेवा नहीं। दूसरा क्या है, थोक बाजार के स्तर पर स्टडी करता है, जबकि हम उपभोग किस स्तर पर करते हैं, हम स्तर करते हैं खुदरा स्तर पर। ठीक। तीसरी समस्या क्या है, इससे संबंधित तीसरी समस्या क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा वेटेज, अभी देखा ना हमने कि लगभग 64% वेटेज जो है ना, 64% वेटेज जो है वो किसको दिया गया है? विनिर्मित उत्पादों को दिया गया है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को। ठीक ना? आपको नहीं लग रहा ये बहुत ज्यादा वेटेज दे दिया गया है विनिर्मित उत्पाद को? विनिर्मित उत्पाद आप डेली डेली नहीं खरीदते हैं। बात समझ में आ रहा ना? जैसे मान के चलिए मैंने टीवी खरीदा, डेली डेली थोड़ी खरीदूंगा, एक बार खरीदा कई साल तक चलेगा। मैंने फ्रिज खरीदा, वो विनिर्मित उत्पाद में आ रहा है, लेकिन मैं उसको डेली डेली नहीं खरीदूंगा। मोबाइल फोन विनिर्मित उत्पाद में आ रहा है, ठीक ना? तो यानी कि हम ज्यादा कंजम्पशन किसका कर रहे हैं? हम कर रहे हैं प्राथमिक उत्पाद का। क्यों? क्योंकि अनाज हर महीने चाहिए मुझे, ठीक ना? तेल, बाकी चीजें जो है ना वो ईंधन वगैरह, एलपीजी सिलेंडर, वो हर महीने मुझे चाहिए, लेकिन उनको वेटेज कम दिया गया है। जिनको मैं हर महीने खरीदने वाला हूं उनको वेटेज कम दिया गया है, पर जिसको मैं बहुत लंबे समय में खरीदता हूं या हर महीने नहीं खरीदता हूं उसको वेटेज ज्यादा दिया गया। आप शर्ट हर महीना नहीं खरीदते, बात समझ में आ रहा ना? शर्ट हर महीना नहीं खरीदते हैं, लेकिन इसको वेटेज ज्यादा दिया गया। ठीक। विनिर्मित उत्पाद का उपभोग हम कम करते हैं, का उपभोग कम, परंतु इसे भार अधिक दिया गया है। ये भी अपने आप में इसकी एक चुनौती है, ठीक ना? ये भी अपने आप में क्या है, इससे संबंधित एक चुनौती है। समझ में आ रहा? तो ये तीन प्रमुख समस्याएं हैं, ये तीन प्रमुख समस्याएं हैं। आप चाहें तो एक और समस्या के रूप में लिख सकते हैं कि डब्ल्यूपीआई की गणना में इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं जोड़ता है, अप्रत्यक्ष कर भी नहीं जोड़ता है। लेकिन एक बात बताइए, हम और आप जब सामान खरीदने जाते हैं तो उस टाइम जो हमें प्राइस मिलता है उसमें तो इनडायरेक्ट टैक्स एडेड रहता है, तभी तो लिखा रहता है एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लिखा रहता है ना उसमें। तो यानी कि हम आप जो सामान खरीद रहे हैं वो अप्रत्यक्ष कर उसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन डब्ल्यूपीआई में अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होता है। बात समझ में आ रहा? अप्रत्यक्ष कर शामिल ही नहीं हो रहा है, ठीक।
तो ये कुछ चुनौतियां थी WPI के संदर्भ में। यही तो कारण है कि उर्जित पटेल समिति ने अपनी स्टडी की और उन्होंने अपनी स्टडी के बाद ये चीज बोला क्या कि भारत में WPI को प्रमुख बेंचमार्क नहीं बनाया जाना चाहिए, प्रमुख बेंचमार्क जो है वो नहीं बनाया जाना चाहिए। ये वाली लाइट जला दीजिए, प्रमुख बेंचमार्क नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक, तो प्रमुख बेंचमार्क इसको नहीं बनाने की आवश्यकता है, क्यों कि WPI जो है उसमें ये कमियां हैं। इसी कारण से उर्जित पटेल समिति की ही सिफारिश के बाद क्या किया गया, भारत में CPI को प्रमुख बेंचमार्क बना दिया गया है और उसके बाद से क्या है, निरंतर RBI को जिम्मेदारी दी गई है। ठीक ना, RBI और भारत सरकार के मध्य जो है वो एग्रीमेंट साइन होता है हर 5 साल में। वर्तमान में क्या है, एग्रीमेंट साइन हुआ है कि 2026 तक के लिए RBI को क्या करना है, CPI को 4± 2% के दायरे में ही रखना है और WPI जो है वो भारत का प्रमुख बेंचमार्क के रूप में हट गया। यहां तक कहानी समझ में आई, ठीक ना। तो ये था आपका WPI से संबंधित पूरी कहानी, पूरा सब कुछ जो हमने WPI के संदर्भ में समझा। यहां तक क्लियर है? ठीक, स्टार्ट तो कर दूंगा मैं CPI, लेकिन CPI जो है वो बहुत लंबा है, ठीक ना। CPI प्रमुख बेंचमार्क है तो CPI के बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक ना। तो आज की क्लास में हम लोग WPI तक ही रखते हैं, ठीक ना। इतने तक को जो है वो बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ईच एंड एवरी टर्म्स को जो है वो ध्यान से समझ लीजिएगा। हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते चल रहे हैं, ठीक ना। तो कल की क्लास में हम लोग जो है वो इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, इन्फ्लेशन चैप्टर को समाप्त करेंगे। कल हम लोग CPI भी पढ़ लेंगे और बाकी जो है वो कुछ टर्म इससे संबंधित जो और बचे हुए हैं बाकी टॉपिक्स को भी देख लेंगे, ठीक ना। आई होप आज की क्लास आप लोगों को जो है वो समझ में आई होगी, ठीक ना। तो बाकी हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।